देखो डोरेमोन, मैंने सारे क्वेश्चन इंसाइक्लोपीडिया में रिसर्च करके सॉल्व कर लिए हैं। देखो, होमवर्क कॉपी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है नोबिता। और याद रखना, अगर तुम ऐसे ही चीटिंग करके अपना होमवर्क करते रहे तो बड़े होकर कुछ भी नहीं कर पाओगे। समझ गए नोबिता? मैं जा रहा हूँ। फ्यूचर की चिंता किससे है? अभी से फ्यूचर के बारे में परेशान होने की क्या जरूरत है? मुझे कुछ और भी पूछना है। मुझे नहीं लगता मेरे साथ ऐसा होगा, फिर भी मुझे चेक कर लेना चाहिए। मुझे नोबिता के फ्यूचर के बारे में कुछ बताओ। हाँ, जवाब मिल गया। मुझे तो यकीन ही नहीं होता मेरा नाम इंसाइक्लोपीडिया में लिखा है। इसमें लिखा है नोबी नोबिता नोबी नोबिसुके और नोबी टमाको का बेटा है। वो पढ़ाई और स्पोर्ट्स में बिल्कुल भी अच्छा नहीं है और साथ ही वो बहुत कमजोर और आलसी भी है। ये सब झूठ है। मुझे डोरेमोन के इस गैजेट पर यकीन नहीं है। हाँ, लेकिन फिर भी मैं जानना चाहता हूँ। बहुत मुश्किल से उसने हाई स्कूल पास किया। स्कूल के 2 साल बाद उसे कॉलेज में एडमिशन मिला और मीनामोटो तैयार नहीं था। सुनियो आउट था या पहुंच चुका था, ये जानने के लिए उन्होंने वोटिंग कराने का फैसला किया और जियान 1 वोट से हार गया। जियान ने कहा कि वो तुम्हारी वजह से मैच हार गया। अगर तुम घर नहीं आते तो वो हारता नहीं। अब वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। अब क्या होगा? अगर जियान तुम्हें घूंसे से मारेगा तो उसके बाद तुम्हारा चेहरा ऐसा हो जाएगा नोबिता, और हो सकता है उसके बाद शिज़ुका तुमसे शादी ना करे। तब तुम क्या करोगे? नहीं नहीं, प्लीज कुछ करो ना डोरेमोन। देखो, ये तुम्हारी गलती है नोबिता, तुम्हें वहाँ से भागकर नहीं आना चाहिए था। डोरेमोन, आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। अपना होमवर्क खुद करूँगा। मैं सुबह जल्दी उठूंगा और स्कूल टाइम से जाऊँगा। मैं मॉम का कहना भी मानूंगा। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तुम सच में करोगे? हाँ। अब तुम प्रॉमिस कर रहे हो तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मुझे जायंट्स और टेरानोस के बीच हुए गेम की 9th इनिंग का रिकॉर्ड चाहिए और सुनियो का एक स्लाइड करने वाला फोटो भी चाहिए, जिससे पता चल सके कि वो आउट था या नहीं। हाँ? हाँ? तुम हमें कभी नहीं हरा सकते, समझ गए जियान? ये नहीं मानेगा। हे सुनो, जियान, मैं आ गया। नोबिता, मुझे माफ कर दो जियान। देखो नोबिता, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम यहाँ पर आ गए, मुझे तो बस इसी बात की खुशी है। जियान, तुम घर क्यों चले गए थे? अब पिटने के लिए तैयार हो जाओ। जरा इसे तो देखो। अब बोलो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, मैं पहुंच चुका था। ये इस बात का सबूत है कि आज का मैच हमने जीता है, समझ गए? हाँ ठीक है। ये हम जीत गए। तुम सब मेरे साथ चलो, आज मैं सबको केक खिलाऊंगा। मजा आएगा। हम अपनी जीत सेलिब्रेट करें। सीड्स मैंने बोए हैं दोस्तों। इस सड़क के किनारे जितने भी पोल्स हैं, मैंने उन सब के नीचे सीड्स बोए हैं। पर तुमने ऐसा क्यों किया? यहाँ इन पर कोई पैर नहीं रखेगा और पानी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे वाह, फिर तो सारी सड़क फूलों से भर जाएगी। हाँ, मैं इस सड़क को फूलों से भर दूंगा। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो जियान। वो तो मैं पहले से ही हूँ। हम जानते हैं तुम झूठ बोल रहे हो जियान। हाँ नोबिता, तुमने बिल्कुल सही कहा। सॉरी जियान। क्या कहा तुमने? आज तो मैं बाल बाल बच गया। अगर वो मुझे पकड़ लेता तो मेरी बहुत पिटाई करता। हाँ, आज दोबारा बच गया। अरे नहीं, गलती तो मेरी है। मैं घर आ गया। अरे तुम आ गए, ये क्या? क्या हुआ? तुमने चेहरे पर क्या लगा रखा है? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? अरे मिरर को क्या हुआ? हाँ, 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 ये क्या हो रहा है? कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? हाँ, हाँ। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? मुझे माफ करना नोबिता। डोरेमोन, तुम चौंक गए ना? असल
असल में मैंने उस मिरर को इससे साफ किया था। Time dust cloth। इससे क्या होता है? जितनी देर इससे मिरर को साफ करोगे, रिफ्लेक्शन उतनी ही देर से आएगा। अब हमें थोड़ी देर इंतजार करना होगा। नोबिता, मैं जरा मार्केट से सामान खरीदने जा रही हूँ। मिरर में मेरा चेहरा नजर नहीं आ रहा। ये हो क्या रहा है? नोबिता, डोरेमोन! ये गैजेट तो मजेदार है। हाँ, इसका एक और यूज भी है। गुड मॉर्निंग। अब आप आज के समाचार सुनिए। अरे न्यूज तो सुबह आती है। हाँ, इससे तुम टाइम में पीछे जा सकते हो। प्रधानमंत्री ने कहा है कि चिंता करनी। अरे ये शो तो कल रात आया था, मैंने देखा था। अभी आता हूँ। तुम इस हैंड मिरर से क्या करोगे? हाँ? बस तुम देखते जाओ। तुम फिर से कोई शरारत करना चाहते हो ना नोबिता? ये सुनियो अभी तक क्यों नहीं आया? जियान, हाँ? अरे नोबिता, तुम क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहा। अरे जियान, तुम्हारे चेहरे पर कुछ लगा है। हाँ? मेरे चेहरे पर क्या लगा है? हाँ? तुम इस मिरर में देख सकते हो, मैं इसे साफ कर देता हूँ। ये लो। हाँ? हाँ? क्या बात है जियान? नहीं, कुछ भी नहीं। हाँ। तुम घबरा क्यों रहे हो? क्या तुम्हें मेरा चेहरा हमेशा की तरह नजर आ रहा है नोबिता? तुम हमेशा ऐसे ही दिखते हो। पर मुझे तो एक गोरिल्ला नजर आ रहा है। तुम सही कह रहे हो। नहीं, ये सच नहीं हो सकता। हाँ? अरे जियान, तुम कहाँ जा रहे हो? ये जियान को अचानक क्या हुआ नोबिता? उसे मिरर में अपना चेहरा गोरिल्ला जैसा लगा। सुनियो। हाँ? तुम्हारा मतलब उसे आज पता चला? वो तो हमेशा गोरिल्ला लगता है। मुझे देखो, मैं कितना सुंदर हूँ नोबिता। तुम देखना चाहोगे? हाँ जरूर। अरे नहीं। क्या हुआ सुनियो? हाँ? मैं सोच रहा था आज मैं कुछ ज्यादा ही हैंडसम नजर आ रहा हूँ। अरे नहीं, ये कैसे हुआ? मुझे तो ये अभी कम लगता है डोरे। कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन तुम इससे क्या करना चाहती हो नोबिता? ये देखो। ऐसा मत करो। अगर मैं मिरर को इससे साफ करूंगा तो हमें पता चल जाएगा थोड़ी देर पहले शिजुका क्या कर रही थी। डोरेमोन, रुक जाओ नोबिता, ये सब ठीक नहीं है। तुम्हें इस गैजेट का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। नोबिता, तुम मेरी बात सुन रहे हो ना? हाँ, मैं तो थक गया हूँ। अब मैं करता हूँ। हाँ? इतना अंधेरा क्यों है? लगता है ये मिरर कल रात का समय दिखा रहा है नोबिता। रात का? अगर इसे थोड़ा और साफ करेंगे तो ये दिन का समय दिखाएगा। हाँ? मैं देखना चाहता हूँ शिजुका दिन में क्या क्या करती है। डोरेमोन, अरे जरा मिरर में देखो। मुझे देखने दो। शायद वो अभी स्कूल से वापस आई है। वो आते ही होमवर्क करने लगी। शिजुका अपनी पढ़ाई के बीच में कभी किसी को नहीं आने देती। लेकिन एक बात तो है, तुम उससे बिल्कुल अलग हो। क्या कहा? शिजुका को पढ़ते हुए देखना तो बहुत बोरिंग है। डोरेमोन, अरे लगता है किसी ने उसे बुलाया है। वो जा रही है। हाँ। वो तो कमरे से बाहर चली गई। पता नहीं अब वो कितनी देर बाद वापस आएगी। हो सकता है वो खाना खा रही हो, लेकिन वो वापस जरूर आएगी। हो सकता है वापस आते ही वो फिर से पढ़ाई करने लगे। हाँ, हो सकता है। खाना खाने में इतना टाइम नहीं लगता। शायद वो कहीं और गई है। असली शिजुका भी अभी तक वापस नहीं आई है नोबिता। हाँ? सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। हाँ? क्या बात है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ हाँ, कुछ भी तो नहीं। तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई? सब ठीक तो है? वो इसलिए क्योंकि बाहर जियान बहुत हंगामा कर रहा है। हाँ? देखो, ये तुम दोनों में से किसी एक ने किया है। मुझे कुछ नहीं पता। हाँ, मुझे भी नहीं पता। तो फिर किसने किया है? इन फुटप्रिंट्स को देखो, ये जरूर किसी बच्चे के हैं। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियान। हाँ जियान,
अगर किसी ने अपना जुर्म कबूल नहीं किया तो मैं सबको पीटूंगा, समझे? हाँ? शांत हो जाओ जियान। क्या हुआ नोबिता, क्या ये तुमने किया है? हाँ, मैंने नहीं किया है, पर मैं कल्प्रेट को ढूंढ सकता हूँ। लेकिन कैसे? जब भी कोई क्राइम होता है उसका कोई ना कोई विटनेस होता है जियान। क्या कहा विटनेस? वो कौन है? और जियान वो विटनेस है, सड़क के सामने लगे वो ग्लास डोर्स। क्या? वो कैसे? क्या इससे पता चल जाएगा कि ये किसने किया है? हाँ, टाइम डस्ट क्लॉथ से साफ करने से पता चल जाएगा। नोबिता, मुझे लगता है इतना काफी है। हाँ ठीक है, ये गैजेट कमाल का है। अब तुम सब ध्यान से देखना, जिसने भी ये सब किया है थोड़ी देर में हमें उसका पता चल जाएगा। क्या तुम्हें यकीन है? हाँ, इसमें दिख रहा है। हाँ? बहुत सारे लोग आ जा रहे हैं। किसी ने भी उस पर पैर नहीं रखा। देखो, ये तो मैं हूँ। मुझे बचाओ डोरेमोन। एक हवा का झोंका मेरे गालों को गुदगुदाता है। फूलों की खुशबू दिल को लुभाती है। और उसके बाद फिर ध्यान से सुनो, दूर से आती है चिड़िया की आवाज। हाँ, तुमने ठीक कहा, मैं भी सुन सकता हूँ। और हरे हरे बगीचों में ढेर सारे फूल। अच्छा लग रहा है। क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लगता कि हम कारुइजावा में हैं? एसी की हवा में तो कोई खास बात नहीं, कुदरती ठंडक की तो बात ही कुछ और है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हम असली खेत में हैं। हवा में बसंत की मीठी सी खुशबू थी। अब क्योंकि हमारा आंगन बहुत बड़ा है, इसलिए हमारे पास हर मौसम के फूल पौधे मौजूद हैं। तुम लोग हर मौसम का मजा यहाँ पर ले सकते हो। ये कितनी अच्छी बात है। हाँ, दूसरों के आंगन की तरह नहीं। उस छोटे से आंगन में तो एक भी मौसम का मजा उठाना नामुमकिन है, पर मेरे आंगन में तो सारे मौसम के मजे लिए जा सकते हैं। ज्यादा बोल रहा है। हे, तुम वहाँ पर खड़े मत रहो। तुम हवा के झोंके को ब्लॉक कर रहे हो। हाँ, यहाँ पर हम लोगों को भी तो हवा चाहिए नोबिता। तुमने बिल्कुल सही कहा, हवा में ठंडक कम हो रही है। कितनी बुरी बात है ना सुनियो। ओफो, काश यहाँ से कोई एक चला जाता। हाँ, और अगर यहाँ से कोई जाएगा तो अच्छा ठीक है, मैं चला जाता हूँ। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। अब तुम रोकोगे तो भी नहीं रुकूंगा, समझे? वैसे मुझे भी अब चलना चाहिए। अरे नहीं शिजुका, तुम रुक सकती हो। मुझे माफ करना सुनियो, मुझे पियानो क्लासेस में जाना है। ये लोग मेरे साथ हमेशा ऐसा करते हैं। मुझे उन दोनों पर बहुत गुस्सा आ रहा है। पर ताजी हवा का सचमुच बहुत मजा आया। फूलों की खुशबू भी बहुत बढ़िया थी। मैं घर आ गया। मुझे यकीन है कि मेरे कमरे में ताजी हवा की खुशबू जरूर आएगी। आओ नोबिता। क्या बात है, तुम कुछ परेशान हो? इस कमरे में घुटन महसूस होती है। हाँ? तुम कमरे की खिड़की क्यों नहीं खोल देते? खिड़की खोलो और ठंडी हवा को तुम्हें गुदगुदाते हुए महसूस करो। बाहर कितना शोर शराबा हो रहा है। मैं जानता हूँ, तभी तो मैंने खिड़की बंद की थी। यहाँ तो फूलों वाली ताजी हवा के आसार ही नहीं नजर आते। क्या ताजी हवा? पता है, आज फिर सुनियो अपनी धौंस जमा रहा था। तुम जानते हो ना, उसके घर में एक बड़ा गार्डन है। वहाँ ऐसा लगता है जैसे हम पहाड़ों में हो, जहाँ ठंडी हवा चलती है। क्या ताजी और ठंडी हवा?
और अगर तुम ध्यान से सुनो तो तुम्हें चिड़ियों का चहचहाना भी सुनाई देगा। चिड़ियों का चहचहाना और ताज़ी ठंडी हवा। मैं ऐसे सुंदर फूलों वाला गार्डन जरूर देखना चाहूँगा। तुम भी ऐसा गार्डन देखना चाहोगी ना? तो प्लीज कुछ करो, प्लीज कुछ करो ना। ठीक है, मैं इस बारे में कुछ करता हूँ। क्या? सच में? अब ये सब मेरी जिम्मेदारी है। एवरीवेयर फैन। इससे तुम ठंडी खुशबूदार हवा यहाँ ला सकते हो? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं हर तरह की हवा यहाँ ला सकता हूँ, जैसे कि जंगलों की हवा की महक वगैरह वगैरह। और हाँ, ये सब इस माइक्रोफोन में बोलकर मुमकिन हो जाता है। वाओ, ये तो बढ़िया है। और सुनो नोबिता, तुम इसे लहराकर हवा का रुख और फोर्स कंट्रोल कर सकते हो। वाओ, मजा आ रहा है। अब तो चिड़ियों को चहचहाना भी अच्छी तरह सुनाई दे रहा है। मैं और तरह की हवाएं भी बना सकता हूँ। मिसाल के तौर पर ये साउथ पोल से एक ब्लिज़र्ड है। कहो कैसा लगा? एक ट्रॉपिकल ब्रीज, जल्दी एक ट्रॉपिकल ब्रीज। मुझे बहुत ठंड लग रही है, जल्दी। गर्मी है। मुझे तो ट्रॉपिकल फ्रूट की खुशबू आ रही है। ये मौसम हवाई या ताहिती में होता है। मतलब तुम किसी भी तरह की हवा बना सकते हो? हाँ बिल्कुल, किसी भी तरह की। क्या मैं इसे ले सकता हूँ? अरे बिल्कुल नहीं, तुम फिर शुरू हो गए। मैं जानता हूँ तुम फिर एक मुसीबत खड़ी कर दोगे। बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा हमेशा तो नहीं करता। मैंने सही कहा ना डोरेमोन। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? मुझे तुम पर भरोसा है, पर नोबिता तुम चिंता मत करो। मैं बस अलग अलग तरह की हवाएं बनाना चाहता हूँ। बाय बाय। माफ करना, बस इतना ही है। हाँ? ओह ठीक है, कोई बात नहीं। सब कुछ बहुत अच्छा बना था सुनियो, और आज बहुत मजा आया। तुम्हें खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हुआ जियान। अच्छा, तब तो मुझे यहाँ रोज आना चाहिए सुनियो। क्या तुम्हें कोई तकलीफ है? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। जरूर आ जाना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। ओह अच्छा, अगर तुम इतना जोर दे रहे हो तो मैं जरूर आऊंगा। मुझे बहुत ही खुशी होगी। ये मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज है, जिससे बहुत ज्यादा गर्मी हो जाती है। ये जियान सुनियो, मुझे बहुत सताया था ना। हाँ? अरे ये क्या है? आखिर क्या बात है जियान? ये क्या हो रहा है? अचानक इतनी गर्मी क्यों लग रही है? इतनी गर्मी तो गर्मियों में भी नहीं होती। यहाँ तो मैं तप रहा हूँ। मैं इस घर में बिल्कुल नहीं रह सकता। भागो। हाँ? तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मैंने इस फैन से बनाया है मिड समर ट्रॉपिकल ब्रीज। ये रहा वो फैन। हाँ? तुमने मुझे बचा लिया नोबिता। जियान तो मेरे गले ही पड़ गया था। अब क्यों ना इस ब्रीज को बंद कर दें? क्यों नोबिता? मैं माफी चाहता हूँ, ये ब्रीज 1 घंटे तक चलती रहेगी। क्या कहा? 1 घंटा? ओके बाय। ये क्या हुआ? क्या कहा? ठंडी हवा? हाँ, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक तोहफा है। वाह, ये कितनी अच्छी बात है। खिड़कियाँ बंद होने के बावजूद मैं हवा को महसूस कर पा रही हूँ। शिजुका, क्या तुम जानती हो मैं किसी भी तरह की हवा चला सकता हूँ। ये क्या
किया, वो तो फंस गया। हाँ, ये सब क्या हो रहा है? हे, क्या ये तुम्हारा है? हाँ, शुक्रिया, ये मुझ पर उधार रहा। छोड़ो, कोई बात नहीं। शिजुका, क्यों ना हम थोड़ी देर कुछ खेलें? तुम्हारा मतलब क्या है? आइडिया, इस पर राइड करें? क्या इस पर? हाँ, हम इस तरह ऊपर जाएंगे। ये! मैं नोबिता को लेकर परेशान हूँ। वो उस गैजेट का कोई गलत इस्तेमाल तो नहीं करेगा, पर नोबिता हमेशा कोई ना कोई मुसीबत खड़ी कर ही देता है। जब भी उसे कोई नया गैजेट मिल जाता है तो उसका दिमाग कोई नई शरारत करने में लग जाता है। वो इस वक्त भी कोई शरारत ही कर रहा होगा, मुझे पूरा यकीन है। अरे नहीं, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। रुक जाओ नोबिता, मैं आ रहा हूँ। नोबिता, तुम कहाँ हो? तुम कहाँ हो नोबिता? नोबिता! थैंक्स नोबिता, बहुत मजा आ रहा है। नोबिता, ऐसा लग रहा है कि जैसे हम किसी तूफान से खेल रहे हो। हाँ, तूफान से खेलने में मजा आ रहा है। मजा आ गया। हाँ, रुको। इतना समझ लो, मैंने कोई भी गलत काम नहीं किया डोरेमोन। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। नोबिता, तुम मेरी बात समझ रहे हो? फालतू बातें मत करो, मैं ऐसा नहीं कर सकता, समझे? मुझसे कुछ छुपाने की कोशिश मत करो। वापस दो। वो मुझे दे दो, मुझे शिजुका के साथ खेलना है। नहीं, वो मुझे दो। बिल्कुल नहीं। नोबिता भी नोबिता की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे डोरेमोन, आज नोबिता को खूब डांट पड़ेगी। चुप रहो, अपना मुंह बंद रखो। देखो, मैंने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो नोबिता। ये क्या हो गया? क्या हो रहा है यहाँ? मैं घर आ गया। ओह डैड, आप ही का इंतजार था। अच्छा, लेकिन ये बताओ तुम बाहर क्या कर रहे हो? घर में तूफान आया हुआ है, हम कुछ देर के लिए अंदर नहीं जा सकते डैड। क्या तूफान? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है डोरेमोन। तुम हमेशा कोई मुसीबत खड़ी कर देते हो। जियान को सजा देने के लिए गैजेट? रोबोट कैमरा। सर, ये है उसका एंटेना। देखो। अरे, वो वहाँ पर है। ठीक है। हे, वहाँ पर कौन छुपा है बताओ? अरे नहीं। चलो मेरे घर चलते हैं। मुझे लगा कोई है। क्या हमें उसे जोड़ना चाहिए? मेरे लिए ये बाएं हाथ का खेल है। हाँ, ये चल रहा है। क्या हुआ? आखिर ये शुरू हो गया। अब फिर दुनिया में शांति आएगी। मैं इस दुनिया का राजा हूँ। वो चला गया। अरे, ये सब क्या हो रहा है? अरे, ये क्या कर रहे हो? वापस करो। वो गायब हो गया। हाँ, और हमने उसे सही से जोड़ा था। वो हमारी बात ही नहीं सुन रहा है। जरा सोच कर देखो, जियान आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा। मैं हूँ जियान। हमें कैसे भी
कंट्रोल डिवाइस लगाना ही होगा दोस्तों। ये तो रोबोट जियान आ गया, भागो। मेरे शहर में आकर तुम मेरे ही लोगों के साथ जिद करोगे और तुम्हें लगा मैं शांत रहूंगा। वो यहाँ क्यों आया है? मैंने उसे यहाँ फोन करके बुला लिया है। मुझे लगा रोबोट जियान के लिए असली जियान लगेगा। वैसे तुम अच्छा मुकाबला कर रहे हो। तो हम पकड़े गए। वो यहीं पर आ रहा है। मिनिएचर प्लेन। जल्दी तुम दोनों इसमें बैठ जाओ। तुम दोनों जितना हो सके रोबोट जियान का ध्यान बटाओ। ठीक है। तुम जल्दी करो डोरेमोन। अरे नहीं। अरे नहीं। मेरा दिमाग खराब हो गया। अब मैं तुम्हें असली गाने की आवाज सुनाता हूँ। मैं हूँ जियान, हो जाते हैं मदहोश। मैं हूँ दोस्तों का दोस्त जियान। शायद गाना रुक गया है। तुम्हारा गाना मुझसे अच्छा नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल बुरा भी नहीं था। हम दोनों साथ मिलकर एक बहुत कमाल का गाना गाएंगे। तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। चलो अब हम गाना शुरू करते हैं। पता नहीं अब इस पृथ्वी का आगे जाकर और क्या होने वाला है। मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं सुनते हो। तुम्हें पढ़ाई करनी चाहिए। तुम तो बिल्कुल भी समझदार नहीं हो नोबिता। और समझदार बनने के लिए तुम्हें पहले पढ़ाई करनी चाहिए, समझ गए? ये क्या है? इससे तुम्हें पता लगेगा कि तुम कितना नेगेटिव सोचते हो। ये तो मजेदार है। मुझे और ट्राई करना है। ला 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 पाए 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 पाए। इतना क्यों खुश हो रहे हो? अरे तुम यहाँ हो? अरे तुम दोनों इतने लाल और इतने चमकदार क्यों लग रहे हो? खुशखबरी है, अब से ग्राउंड पर बेसबॉल की स्पेशल ट्रेनिंग होगी। तुम सब क्या कर रहे हो? हुआ सुनियो। मुझे तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हें शानदार स्विंग करते हुए देखना है। हाँ मैं सच कह रहा हूँ। तुम बड़े बड़े मैच भी खेल सकते हो, बस कर लगाओ। चलो भी सुनियो, मुझे अब शर्म आ रही है। जियान तो पिघल गया और बेवकूफ बन गया। हाँ, तुम जैसे नासमझ से निपटना बहुत आसान होता है। तुमने मुझसे झूठ कहा। यो तुम इतना मस्का क्यों लगा रहे हो? अरे नहीं जियान। अरे हाँ, मैं अभी जाके ये गैजेट शिजुका को भी दिखाता हूँ। जी तो फिर से चमकने लगा। देखिए सुकी, मुझे भी तुम्हारी तरह हमेशा फुल मार्क्स चाहिए। ऐसा मत कहो शिजुका। ये क्या हो रहा है डोरेमोन? ये बुरा लगने की आग है। कभी कभी मैं सोचता हूँ शिजुका डेगिसुकी के साथ इतना क्यों रहती है। वो बहुत अच्छा लड़का है, मैं उसके सामने कुछ नहीं। नोबिता! बस थोड़ा सा। चलो वापस घर चलते हैं। और जिस तरह से मैं चल रहा हूँ उसे कहते हैं कांटों भरा रास्ता। नोबिता थोड़ी सी शांत हो जाओ प्लीज। तुम्हें अच्छी चीजों के बारे में सोचना होगा। तुम कभी भी मेरी बात नहीं समझते। चले जाओ डोरेमोन। पर नोबिता कोई भी मुझे नहीं समझता। रुक जाओ, तुम वाकई बहुत दुखी होने वाले हो। नोबिता रुक जाओ। ये क्या कर रहे हो डोरेमोन? सर आप? ये तो नोबिता की आवाज है। तुम्हें मिले हैं 65 मार्क्स। अब इससे क्या हो गया? ये सातवें आसमान में उड़ रहा है सर।
अच्छा लग रहा है। हवा, शायद कोई तो पास आ रहा है। शायद उसके बहुत बड़े बड़े कदम है। वो क्या है? ये तो स्प्रिंग के कदम है। कैंडी हाउस के अंदर हमारी क्रिसमस पार्टी। आज की पार्टी की सारी डेकोरेशंस हो गई हैं। वाह, ये तो कैंडी हाउस है ना? मुझे भी बिल्कुल इसी तरह का घर चाहिए। हाउस ऑफ कैंडी कंस्ट्रक्शन मशीन। पहले हमें अलग अलग चीजें डालनी होंगी। और बटर और शक्कर। और फिर डालेंगे वनीला एसेंस। और अब स्विच ऑन। हो गया। टेस्टी लग रहा है। चॉकलेट। ये तो सच में चॉकलेट है। ठीक है, चलो अभी बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले स्पॉन्ज केक। कुकीज, वेफर्स, छत पे। ठीक है, चलो अंदर और भी कमरे बनाते हैं। कैंडी। वो असली जुआ नहीं था, बल्कि बस चिरू चिरू का एक फेवरेट खिलौना था। ये खुल नहीं रहा है। नोबिता, वो शायद चाबी है। अरे नहीं, दरवाजा ऐसे नहीं खुल रहा है। मुझे माफ करना, मैं तो बस कैंडी टेस्ट कर रहा था। फिक्र मत करो, मेरे पास गैजेट्स हैं। अरे नहीं, क्यों ना हम फिर से इसकी मदद से एक और चाबी बना लें। अरे हाँ, शायद इसकी फिलिंग खत्म हो गई है। अरे नहीं। चलो हम चिरू चिरू से स्मॉल लाइट का बटन दबाने के लिए कहते हैं। मैं बिल्ली पर भरोसा नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ एक छेद करता हूँ। मैं मदद करता हूँ। मैं भी। अरे नहीं, मेरा पेट भर गया। मेरा भी भर गया है। तुम में से किसी को गर्मी नहीं हो रही क्या? मुसीबत हो गई। हमें जल्दी बाहर जाना होगा। इस तरह तो ये पूरा घर धीरे धीरे टूट जाएगा। ये काम तुम मुझ पर छोड़ दो। मैं बाहर आ गई। मैं इसे फ्रिज के अंदर रख देती हूँ। फ्रिज के अंदर? ये कैंडी हाउस कहाँ चला गया? ये लो। क्रिसमस वाले दिन पर ज्यादा बर्फ। ठीक है, अब हो गया। ये तो सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम्हें नहीं लगता अगर कल सब कुछ बर्फ से ढका हुआ हो तो कितना अच्छा लगेगा? अगर बर्फ पड़ी तो चमत्कार होगा। सही कहा तुमने। ठीक है, कल मिलते हैं। ठीक है। मुझे कोई ऐसा गैजेट दो जिससे मैं व्हाइट क्रिसमस के चमत्कार का एहसास कर सकूं। अगर इतना कह ही रहे हो तो वेदर बॉक्स। अरे नहीं, ये तो खराब हो गया। पर मैं कुछ नहीं कर सकता नोबिता। ठीक है, अब मुझे ही कुछ करना होगा। ठीक हो जा, ठीक हो जा, ठीक हो जा। कितनी सारी बर्फ जमा हुई है। अरे वाह। हेलो, मेरी दी गई बर्फ से तुम लोग बहुत खुश नजर आ रहे हो। तो चलो हम सब नोबिता की बर्फ उसे वापस करते हैं। ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। अब तुम अपनी बर्फ वापस घर ले जाओ। नोबिता, मैं आ गई। क्रिसमस के दिन में सच में असली चमत्कार हो गया।
ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ डोरेमोन। पर चलो बर्फ में खेलते हैं। ये डोरेमोन भी ये गलत है। बर्फ रुक जाओ। रुको रुक जाओ। रुक जाओ। ये तो बढ़ती जा रही है। डोरेमोन, लगता है ज्यादा बर्फ गिरने की वजह से सब घर चले गए। बर्फ की वजह से बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी। माफ कीजिएगा, ये सारी मेरी गलती है। बर्फ की वजह से ट्रेन्स बंद हो गई हैं, तो शायद आज तुम्हारे डैड घर नहीं आएंगे। हे नोबिता, अच्छा काम कर रहे हो। इसे क्या हुआ है? पता नहीं। आज की पार्टी में देर मत करना। हाँ, आखिर मुझे तुम्हारी विश जो पूरी करनी थी। मैंने तुमसे बर्फ मांगी थी, तो इसकी जिम्मेदारी मेरी भी हुई ना। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। Nobita's Great Escape! हाँ? अरे नहीं, नोबिता तो आज बहुत लेट हो गया है। उसने कल अपना होमवर्क भी पूरा नहीं किया था, शायद इसीलिए उसे देर हो गई है। ये इम्पॉसिबल है, मैं इतना सारा होमवर्क नहीं कर सकता। मुझे ये करना होगा, मुझे करना ही पड़ेगा। अरे नहीं। शिजुका बाहर मेरा वेट कर रही है, पता नहीं अब क्या होगा। मैं ये नहीं कर सकता। समझ गया। नोबिता, तुम्हें किसने कहा कि तुम घर जा सकते हो? सॉरी सर। नोबिता, ये कभी नहीं सुधरेगा। शिजुका सॉरी, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। क्या बात है, तुम इतने परेशान क्यों हो नोबिता? क्या तुम्हारा पेट खराब है? ऐसी बात नहीं है शिजुका, मेरा पेट बिल्कुल ठीक है। दरअसल वो सॉरी शिजुका। रुको नोबिता, मैं इतनी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही थी और तुम। आज मैं अपना सारा होमवर्क पूरा करूंगा और कल सर से माफी मांग लूंगा। हाँ? क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? मुझे लगता है आज का दिन ही खराब है। नोबिता, जल्दी से बॉल वापस फेंको। क्या तुमने सुना नहीं नोबिता? सुनियो, मेरे कान बिल्कुल ठीक हैं। ये लो। मुझे एक बहुत जरूरी काम है। बाय बाय। जियान, नोबिता भाग रहा है। क्या कहा तुमने? ये किसने किया है? अच्छा, तो वो तुम ही हो जो हर रोज मेरा गिलास तोड़ देते हो। आज हमने आपका ग्लास नहीं तोड़ा है। हाँ, आपका ग्लास नोबिता ने तोड़ा है। ठीक है, उस लड़के को यहाँ लेकर आओ। रुक जाओ नोबिता, कहाँ भाग रहे हो? मैंने कहा रुक जाओ। अगर आज इन्होंने मुझे पकड़ लिया तो बहुत मारेंगे। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा नोबिता। रुक जाओ।
अरे वो कहाँ चला गया? आज मैं उसे नहीं छोड़ूंगा सुनियो। अब हम अलग अलग होकर उसे ढूंढेंगे। सही कहा। हाँ, अब क्या करूं? कैसा है? वांटेड नोबिता, जो भी उसे पकड़ेगा इनाम में उसको 10 कॉमिक बुक्स मिलेंगी। तुम्हारा आइडिया तो बहुत अच्छा है जियान। अब इसकी कॉपीज बनाओ और सब जगह लगा दो। लेकिन इनाम की 10 कॉमिक बुक्स कौन दे रहा है जियान? इसमें क्या पूछना, सारी कॉमिक्स तुम दोगे, समझे? क्या? हाँ, मैं जानता हूँ। अगर तुम ये जानते हो तो अब तक यहाँ खड़े क्यों हो? अभी जाता हूँ। कुछ भी हो, आज मैं उसे जरूर पकड़ूंगा। तुम इस जगह पर पूरी नजर रखना, कहीं वो अपने घर में जाकर ना छिप जाए, समझ गए? समझ गए। अब मैं जा रहा हूँ। ओके। ये रास्ता तो ठीक नहीं है, आज तो फंस गया। हाँ? अगर तुम्हें नोबिता कहीं दिखे तो मुझे बता देना। क्या नोबिता ने कुछ किया है सुनियो? हाँ, आज वो मिस्टर कामिनारी का ग्लास तोड़कर भाग गया है। क्या? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? नोबिता को ढूंढो। आज तुम हमसे नहीं बच पाओगे नोबिता। तुम कहाँ हो डोरेमोन? प्लीज मेरी मदद करो। हेलो नोबीज रेजिडेंस। अरे आप तो नोबिता के सर बोल रहे हैं ना? हाँ? क्या? नोबिता ने क्या ऐसा किया है? जी हाँ, हाँ, वो अभी तक नहीं आया। आने दो आज नोबिता को, मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। अरे नहीं, ये तो बहुत बुरा हुआ। लगता है अब नोबिता को बचाने के लिए मुझे ही कुछ करना होगा। द पेट्रोल पेयर, जल्दी जाओ और नोबिता को ढूंढ कर लाओ। लगता है उसने उसे ढूंढ लिया है। नोबिता, जवाब दो नोबिता, क्या तुम सुन रहे हो? मैं डोरेमोन बोल रहा हूँ। नोबिता, अगर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो प्लीज जवाब दो। डोरेमोन? नोबिता! हाँ? अरे क्या ये तुम हो डोरेमोन? तुम इस वक्त हो कहाँ पर? स्कूल के पीछे पहाड़ी पर। जियान ने सब बच्चों को मेरे पीछे लगा रखा है, वो सब मुझे ढूंढ रहे हैं। क्या? सब तुम्हें ढूंढ रहे हैं? हाँ, मेरी मदद करो, जल्दी से बैम्बू कॉप्टर या एनीवेयर डोर का इस्तेमाल करो। सॉरी नोबिता, वो दोनों ही गैजेट्स अभी खराब हैं। जब भी मुझे जरूरत होती है तुम्हारे गैजेट खराब होते हैं। जरा 1 मिनट रुको, मुझे सोचने दो नोबिता। मेरे पास जरूर कुछ होगा, मैं अभी ढूंढता हूँ। हाँ? मिल गया। दिस वे मैप। ये क्या है? ये मैप तुम्हें घर तक का सबसे सुरक्षित रास्ता बताएगा। इससे सारी मुश्किलों से बचा जा सकता है नोबिता। जल्दी मैप सेट करो। अब जल्दी से मुझे पहाड़ी से हमारे घर तक का रास्ता दिखाओ। अब इसके बाद ऑब्स्टिकल चिप्स। ये तुम्हारे रास्ते की मुश्किलों को दिखाएंगे नोबिता, समझ गए ना? ये सब बताने में टाइम वेस्ट मत करो। ऑब्स्टिकल चिप्स सेट करो। अब क्या होगा नोबिता? तुम्हारे तो सारे रास्ते मुश्किलों से भरे हुए हैं। जल्दी से कुछ करो डोरेमोन। देखो, तुम ध्यान से चलना और सिर्फ मेरे बताए हुए रास्ते पर ही जाना नोबिता। अब तुम पहाड़ी से नीचे उतरो। क्या ये सच में काम करेगा डोरेमोन? अब सीधे चलते हुए तुम स्कूल के सामने वाली सड़क पर आ जाओ। हाँ, रुक जाओ, शायद कोई सामने से आ रहा है। तुम थोड़ा पीछे होकर राइट मुड़ जाओ। यहीं से मुड़ो। हाँ ठीक है। ओके, अब तुम सीधे चलते जाओ। हाँ? अरे नहीं, रुक जाओ नोबिता, आगे खतरा है। तुम्हारे लिए राइट जाना ठीक रहेगा। हाँ
अरे वहाँ से कोई आ रहा है, जल्दी पीछे जाओ। हाँ? अरे नहीं रुको, पीछे से भी कोई आ रहा है। तो अब मुझे क्या करना चाहिए? तुम कहीं छुप जाओ नोबिता। हाँ, यहाँ तो छुपने की कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ? जल्दी करो। हाँ, मुझे बचाओ, डोरेमोन, प्लीज मुझे बचाओ। ओह, अरे नहीं, अंदर भी खतरा है। अब मैं क्या करूँ नोबिता? चिप स्टॉपर। हाँ? डोरेमोन, मैं ठीक हूँ। अचानक से डॉक पर एक साइन बोर्ड गिर गया। हाँ? क्या कहा? मुझे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये स्टॉपर इतना खतरनाक है। इसे यूज नहीं करूँगा। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहो नोबिता। अगर तुम जल्दी करोगे तो मुश्किल में पड़ जाओगे। बढ़िया। अब जल्दी से भागो। जहाँ ये रोड खत्म हो जाए वहाँ से लेफ्ट मुड़ जाना। हाँ? लगता है मैं एक ही रास्ते पर घूम रहा हूँ। मैं घर की तरफ नहीं जा रहा हूँ। अब क्या करूँ डोरेमोन? हिम्मत मत हारो नोबिता, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है, समझ गए? क्या हुआ डोरेमोन? भागो! कितना भी भाग लो, आज तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता नोबिता। रुक जाओ। बचाओ! जियान! अरे मॉम, आप? मैंने तुम्हें शॉप पर रुकने के लिए कहा था। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेकिन मॉम, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। चिल्लाओ मत, मेरे साथ चुपचाप चलो। ये तो अच्छा हुआ। अरे नोबिता इस बार बच कैसे गया? हाँ? कोई खतरा नहीं? वाह नोबिता, एक गुड न्यूज है। सारे रास्ते साफ हैं। अब तुम घर आ सकते हो। वाह! मैं घर आ गया। हाँ? अरे नहीं, जल्दी से वापस आओ नोबिता, घर के अंदर खतरा है। नोबिता! ये तो मॉम है, लेकिन दूसरा कौन हो सकता है? हाँ? हाँ? तुम इतनी देर से कहाँ घूम रहे थे? मॉम, मैं... कोई बहाना नहीं चलेगा। तुम्हारे सर ने मुझे बताया कि तुम आज फिर बिना होमवर्क किए स्कूल गए थे नोबिता। नोबिता, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है कि तुम अपना होमवर्क पूरा किया करो, लेकिन तुम होगी मेरी बात सुनते ही नहीं। अब तो मैं तुम्हें किसी तरह नहीं बचा सकता। बहुत देर हो गई। थक गई हूँ। आने दो आज तुम्हारे पापा को। मैं उन्हें सारी बातें बताऊंगी। अगर वही तुमसे बात करेंगे। तो तुम्हारे बात सुनते हो। नहीं मेरी बात तो तुम सुनते ही नहीं हो नोबिता। यही कह रहा तुम्हें कितनी हूँ। बार समझाया कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए बेटा। मैं तुम्हें ऐसा और कैसे ज्यादा चलेगा? होमवर्क किया करूँगा। प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। 3D प्लैनेटेरियम। नोबिता, तुम घर पर हो? आ रही हूँ। अरे सुनियो तुम, क्या बात है, आज तुम बहुत दिनों के बाद यहाँ आए हो। हेलो आंटी, आप कैसी हैं? क्या नोबिता घर पर है? वो ऊपर अपने कमरे में है, पढ़ाई कर रहा है। तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू आंटी, आज आप बहुत सुंदर लग रही हैं। थैंक यू। हाँ? कैसे हो नोबिता? हाँ? क्या तुम्हें मुझसे कोई काम है सुनियो? ऐसी कोई बात नहीं है। क्या तुम इसे पढ़ना चाहोगे नोबिता? हाँ, मैं इसे पढ़ना चाहता था। मैं डोरा केक्स भी लाया हूँ। हाँ? वाओ, डोरा केक्स। आराम से पढ़ो और खाओ। क्या सच में? सच में नोबिता। वाओ! अरे वाह, मजा आ गया। टेस्टी है। हाँ? मैं मुसीबत में फंस गया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। हाँ? देखो नोबिता, मैं ये चाहता हूँ कि जियान कल के बेसबॉल मैच में ना खेले। हाँ? मुझे पता था, तुम बिना मतलब के कुछ भी नहीं करते। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। लेकिन जियान ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि जियान अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन है।
हाँ, तुमने सही कहा। मैं टीम का एस पिचर और कैप्टन बनना चाहता हूँ। हाँ, तुम एस पिचर और कैप्टन बनना चाहते हो? लेकिन क्यों सुनियो? मेरी एक रिलेटिव है टमोमी और सच में वो बहुत सुंदर है नोबिता। तुमने उसे इम्प्रेस करने के लिए बोल दिया कि तुम अपनी टीम के एस पिचर और कैप्टन हो। तुमने ऐसा कहा? हाँ, वो कल मेरे साथ मैच देखने जाएगी नोबिता। मैं उसे सच नहीं बता सकता और अगर मैंने जियान को कुछ बताया तो वो मेरी बहुत पिटाई करेगा। इसमें भी कोई पूछने की बात है? इसीलिए मैं तुमसे मदद मांगने आया हूँ। तुम ये कॉमिक बुक पढ़ो नोबिता। तुम ये सारे डोरा केक खा लो। प्लीज मेरी मदद करो। डोरेमोन, हम इसकी मदद कर सकते हैं ना? जियान ने आज तक सिर्फ एक बार ही गेम मिस किया है, वो भी उस दिन जब वो गाने की प्रैक्टिस कर रहा था। नोबिता, आइडिया, हम उसे एक सिंगिंग कंपटीशन में भेजेंगे। पर उसका गाना सुनेगा कौन? अब क्या करें? वो तुम दोनों मुझ पर छोड़ दो। हाँ, लेकिन कोई पैसे लेकर भी उसका गाना नहीं सुनेगा। सबसे पहले मैं एक डोम बनाऊंगा। हाँ? डोरेमोन, ये क्या है? एक बात और नोबिता, कोई भी इसके बाहर से अंदर नहीं देख पाएगा। सच में? अब इसके बाद क्या होगा डोरेमोन? 3D प्लानेटेरियम। हाँ? ये सब क्या हो रहा है? मैच शुरू। अरे ये तो सुमो रेसलिंग है। ये तो असली लगती है। वो इसलिए नोबिता, ये असली 3 डायमेंशनल इमेज को प्रोजेक्ट करता है। तुम्हारे सामने पिछले साल का समर टूर्नामेंट चल रहा है। क्या ये पिछले साल का समर टूर्नामेंट है? और इस डायल को घुमाते ही वाओ, पिरामिड। अरे ये तो इजिप्ट है। अगर मैंने किसी सिंगिंग प्रोग्राम की इमेज को प्रोजेक्ट किया तो उसके बाद जियान अपने आप को रोक नहीं पाएगा। सही कहा। लेकिन डोरेमोन, इसका साइज तो बहुत छोटा है, हम लोग पकड़े जाएंगे। उसकी चिंता मत करो, डोम के बड़ा होते ही इमेज का साइज भी बड़ा हो जाएगा। हमें बस एक बड़ा एरिया चाहिए होगा। बेसबॉल ग्राउंड के सामने वाली जगह कैसी रहेगी डोरेमोन? हाँ, वो जगह बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन वहाँ तो हमें उसका गाना सुनना पड़ेगा। ये तो है। कितनी भी तेज आवाज हो, वो डोम के बाहर नहीं निकल पाएगी। फिर हाँ? तो कोई प्रॉब्लम नहीं। बहुत अच्छे डोरेमोन। कल वो मैच नहीं खेलेगा। अब मुझे किसी का डर नहीं है। एक सिंगिंग कंपटीशन? तुमने मुझसे कहा था ना तुम जाना चाहते हो जियान। फिर कभी चलेंगे। आज मेरा एक इम्पोर्टेंट मैच है। क्या? लेकिन तुम्हारे फैंस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ जियान, सच में। क्या तुम सबको अपना गाना नहीं सुनाना चाहोगे? लेकिन मेरा तो आज बेसबॉल मैच है। क्या अपने फैंस को ऐसे ही छोड़ दोगे? कौन सी चीज ज्यादा जरूरी है, बेसबॉल या सिंगिंग? हाँ, सही कहा। सिंगिंग ज्यादा जरूरी है। ये हुई ना बात। हाँ, तुम सबके आइडल हो। अब जल्दी चलो जियान। तुम इसकी मदद से सीधा स्टेज पर पहुंच सकते हो जियान। हाँ, मैं जाता हूँ। अरे वाह, ये तो शानदार है। क्या ये सब मेरे ही फैंस हैं? सच में जियान, और ये सब तुम्हारे गाने का इंतजार कर रहे हैं। वाओ, मैं इसके लिए तैयार हूँ डोरेमोन। आप सभी लोगों का इंतजार करने के लिए शुक्रिया। आपका इंतजार खत्म हुआ। अब फेमस सिंगर जियान आपको अपना गाना सुनाएंगे। तो प्लीज वेलकम कीजिए मिस्टर जियान। ओह, थैंक यू। मैं हूँ जियान। काम पूरा हो गया नोबिता। अब तुम जाकर ये बात सुनियो को बता सकते हो। अभी जाता हूँ। हाँ? अब क्या हुआ? मैं अपने फैंस के सामने ऐसे कपड़े नहीं पहन सकता। मुझे अच्छे कपड़े चाहिए डोरेमोन। ठीक है, समझ गया। अब मैं इसे यूज करूँगा। एक सिंगर ऐसा ही दिखना चाहिए। तुम सब तैयार हो ना? सुनियो, अपनी पहली ही बॉल पर उसे आउट कर देना। तुम चिंता मत करो। मैं अपनी टीम का एस पिचर और कैप्टन हूँ। अब मेरा कमाल देखना। मैच तुम्हें ही जीतना है। ठीक है, गेम शुरू करते हैं। सुनियो कितना खुश है। आज के मैच में जियान नहीं खेल रहा, इसलिए सुनियो पिचिंग कर रहा है। तुम्हारा मतलब सुनियो एक रेगुलर पिचर नहीं है? मेरी आवाज सुन के सब हो जाते हैं मदहोश। जियान कितना खुश है। और अब मैं आप सबको अपना नया गाना सुनाऊंगा जिसका नाम है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव। अरे ये क्या है? अब क्या करूं? मेरे पास इसके लिए भी एक गैजेट है, साउंड चेंजर ट्रांस रिसीवर। बहुत बढ़िया जियान, ऐसे ही गाते रहो। जियान जियान जियान।
यही तो मैं सुनना चाहता था। क्या तुम लोग तैयार हो? मैं तो थक गया। ये लो, पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, चली गई। डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव, ये है डम्पलिंग्स ऑफ। हाँ बाय। अरे ये तो नोबिता है। यही तो मैं सुनना चाहता था। यह है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव, ये है डम्पलिंग्स ऑफ अ गर्ल्स लव, डम्पलिंग्स। अरे नहीं, ये क्या? कोई बचाओ मुझे। हाँ, ये कैसे हुआ? अरे तो बताइए, आपको मेरा गाना कैसा लगा? स्ट्राइक 3, बैट्समैन आउट। इनका ये पिचर बहुत अच्छी बॉल फेंकता है। क्या हमेशा सोनियो ही सबसे पहले बैटिंग करता है? नहीं, सबसे पहले तो जियान बैटिंग करता है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? बॉल, टेक योर बेस। अरे वाह, मजा आ गया। मैंने तुमसे कहा था ना, मैच बहुत मजेदार होगा। ये तो बहुत बोरिंग है। मैं घर जा रही हूँ सोनियो, बाय। हाँ, मेरी बात सुनो। रुक जाओ। अरे जल्दी करो, बॉल फेंको। हाँ, अभी फेंकता हूँ। पकड़ो नोबिता। अरे 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 अरे, ये सब क्या हो रहा है? भागो। तुमने सारे गाने गा लिए जियान? ये क्या हो रहा है? मैं हूँ जियान, मैं हूँ बड़ा ताकतवर, मेरा गला है बहुत सुरीला, मेरी डोरेमोन, इसे जल्दी ठीक करो। मैं कोशिश कर। है गाइस, तो शुरू करते हैं अपन यहाँ पर अपना आज का लेक्चर। ठीक है, इसके अंदर अपन सबसे पहले अपन यहाँ पर कवर करेंगे यहाँ पर ऑटोकॉइड्स के बारे में और उसके यहाँ पर रिलेटेड ड्रग्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले ऑटोकॉइड्स क्या होता है अपन यहाँ पर उसके बारे में समझते हैं। तो ऑटोकॉइड्स, ऑटो मतलब कि सेल्फ, ठीक है ना। ऑटो का मतलब सिंपल अपन यहाँ पर यही समझते हैं, ऑटो मतलब सेल्फ। ठीक है, ऑटो और कॉइड्स, कॉइड्स का मतलब कि रेमेडी, हेलिंग, ठीक ना, एक ऐसा मेथड, ठीक ना। यहाँ पर मैं आपको सिंपली इसकी डेफिनेशन के थ्रू यहाँ पर समझाना चाहूँगा। द केमिकल सब्सटेंस प्रोड्यूस विद इन द बॉडी टू हेल्प इन अ रेमेडी ऑफ लोकल इंजरी, ठीक ना। एक लोकल इंजरी के वक्त जो रेमेडी काम आती है, ठीक ना, एक ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि अपन को हेल्प करते हैं लोकल इंजरी के वक्त में, ठीक है ना। लोकल इंजरी जैसे कि कोई भी चीज़, अपन छोटा मोटा चीज़ें मान लो, जैसे कोई भी हो सकता है, जैसे कोई भी बाहर का पार्टिकल वगैरह आ गया, कोई भी फॉरेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह हो गया, बैक्टीरिया वगैरह, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें, ठीक है। तो छोटी मोटी तो नहीं कह सकते इनको, लेकिन छोटी मोटी जैसे कि यहाँ पर अपना ऑटोमेटिकली वो खुद ही बनते हैं और खुद ही यहाँ पर ठीक करते हैं। ठीक करने के लिए अपना रिलीज वगैरह होते हैं वो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर हिस्टामिन वगैरह हो गया, वो सारे जो भी फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह आते हैं, ठीक है। कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया जो कि अपन को डैमेज वगैरह करता है, या फिर अपना खुद का ही हो गया होता है, ठीक है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है। ऑटो इम्यून डिजीज वगैरह अपन उसको बोलते हैं, ठीक है, वो भी यहाँ पर हो सकती है। लेकिन यहाँ पर कोई भी ऐसी चीज़ें, ठीक है, ऐसे केमिकल सब्सटेंस जो कि अपनी बॉडी को लोकल इंजरी से बचाती है, उनको अपन यहाँ पर बोलते हैं सिंपली ऑटोकॉइड्स, ठीक ना। फिर उसके बाद यहाँ पर इसकी मैं और यहाँ पर और इसके बारे में यहाँ पर बात करूँ तो दीज आर थोस्ट केमिकल सब्सटेंस विच एक्ट एज लोकल हार्मोन्स मीन्स रिलीज फ्रॉम द टिश्यू एंड एक्ट एज एन साइट ऑफ सिंथेसिस एंड रिलीज, ठीक ना। ये एक तरीके क्या है, लोकल हार्मोन इसको अपन यहाँ पर बोल सकते हैं सिंपली। और ये जहाँ पर बनते हैं, ठीक है, ये सिंपली यहाँ पर टिश्यू के अंदर बनते हैं, और वहाँ पर जहाँ पर ये बनते हैं वहीं पर ये रिलीज वगैरह होते हैं और अपना एक्शन शो करते हैं, ठीक है। सिंपली यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, जैसे कि यहाँ पर ऑटोकॉइड्स के अलग अलग यहाँ पर क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एमाइन ऑटोकॉइड्स हो गए, लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स हो गए, और साथ ही पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स हो गए, ठीक है। और साथ ही एमाइन ऑटोकॉइड्स के अंदर यहाँ पर अपन को देखने को मिल जाएंगे हिस्टामिन हो गया, 5-HT जिसको अपन यहाँ पर सेरोटोनिन बोलते हैं, ठीक है, जिसको अपन यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन भी बोलते हैं, ठीक है। सेरोटोनिन, 5-HT एक ही बात है सारी चीज़ें, ठीक है। ये सारे अपन ये सबसे डिटेल के अंदर अपन को यहाँ पर एमाइन ऑटोकॉइड्स के बारे में अपन को यहाँ पर सिंपली डिटेल के अंदर पढ़ना है। फिर उसके बाद अपन को यहाँ पर लिपिड डेरिवेटिव जो प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन, इसके बारे में भी अपन को यहाँ पर पढ़ना है। लेकिन यहाँ पर जो पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स है इसके बारे में इतना ज़्यादा अपन को नहीं पढ़ेंगे तो भी कोई चलेगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर जो एमाइन ऑटोकॉइड्स वाले लिपिड डेरिवेटिव ऑटोकॉइड्स है इसके बारे में अपन को यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ना है आगे, ठीक
ठीक है। तो फिलहाल उसके ऊपर अपने आगे की तरफ अपन यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर ऑटोकोड्स के बारे में आपको बता दिया सिंपली थोड़ा बहुत, उसका यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन भी बता दिया। क्लासिफिकेशन क्या क्या है, एमाइन ऑटोकोड्स होता है, ठीक है, और साथ ही लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोड्स होता है, और साथ ही पेप्टाइड ऑटोकोड्स होता है, ठीक है। एमाइन ऑटोकोड्स के अंदर क्या क्या आता है, हिस्टामिन और साथ ही सेरोटोनिन। फिर उसके बाद लिपिड डिराइव्ड ऑटोकोड्स के अंदर क्या क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, ल्यूकोट्राइन्स और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर पेप्टाइड ऑटोकोड्स के अंदर क्या क्या आता है, एंजियोटेंसिन, ब्रेडिकाइनिन, ठीक है, बस ये 2 चीज़ें, ठीक है। फिर वो यहाँ पर देखो अपन क्या क्या चीज़ें अपन को कवर करनी है उसके बारे में अपन यहाँ पर देखते हैं, ठीक है। सिंथेसिस स्टोरेज वगैरह अपन को यहाँ पर सारी चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर जो एमाइन ऑटोकोड्स है जिसके अंदर अपन को हिस्टामिन वगैरह है, अपन यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके बारे में अपन क्या क्या चीज़ें, इन सभी जो भी मैंने आपको ऑटोकोड्स के बारे में नाम लिया, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसके बारे में अपन यहाँ पर बात करते हैं। देखो इसके अंदर अपन को सिंपली अपने सिंथेसिस के बारे में पढ़ना है, कैसे ये बनता है, कहाँ पर स्टोर होता है, रिलीज कैसे होता है, और साथ ही इसका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म कैसे होता है, इसके रिसेप्टर कौन कौन से उसके बारे में अपन को पढ़ना है, इसका इसका जो फार्माकोलॉजिकल रोल क्या क्या है, CNS के ऊपर क्या रोल है, GI ट्रैक पे क्या रोल है, CVS पे क्या रोल है, सारे उनको एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ना है फिर लास्ट में, ठीक है। सिंपल सा इतनी चीज़ें अपन को यहाँ पर इन सभी चीज़ों के बारे में अपन को पढ़नी है, जो कि अपन यहाँ पर आज की वीडियो में कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं हिस्टामिन के बारे में। हिस्टामिन क्या होता है, ठीक है, इट बिलोंग टू द ऑटोकॉइड एक्ट एज लोकल हार्मोन, ठीक है। हिस्टामिन क्या है, एक तरह का यहाँ पर ऑटोकॉइड से और यहाँ पर ये लोकल हार्मोन की तरह एक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पर हिस्टामिन जो है वो यहाँ पर सिंपली 2 वर्ड से बना हुआ है, ठीक है। हिस्टामिन, हिस्ट मतलब कि टिश्यू, और साथ ही एमाइन मतलब कि NH ग्रुप, ठीक है ना। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस अपन बोल सकते हैं, या फिर एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर NH ग्रुप अटैच होता है, ठीक है। अपन जब उसको मतलब इसलिए, ठीक है, उसके अंदर NH ग्रुप अटैच होता है, उसकी वजह से अपन उसको यहाँ पर हिस्टामिन बोलते हैं, ठीक है। हिस्ट मतलब कि टिश्यू, और साथ एमाइन मतलब कि एमाइन ग्रुप, ठीक है। इट इज़ रिलीज फ्रॉम द लोकल टिश्यू सेल्स कंटेंट एमाइन ग्रुप, ठीक है। ये एक लोकल टिश्यू सेल्स ये रिलीज होता है लोकल टिश्यू सेल्स से, और उसके अंदर क्या कंटेंट करता है, एमाइन ग्रुप कंटेंट करता है, ठीक है। ये एकदम जो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, जैसे कि यहाँ पर स्नीजिंग हो गया, छींके वगैरह आना, उसके अंदर यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन रोल प्ले करता है यहाँ पर हिस्टामिन, ठीक है। तो हिस्टामिन जो है वो सिंपली यहाँ पर सर हेनरी डेल ने डिस्कवर किया था 1910 के अंदर, ठीक है। और इसका स्ट्रक्चर वगैरह आप यहाँ पर PDF के अंदर आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर ये स्टोरेज कहाँ पर होता है अपन उसकी बात करते हैं, तो सिंपली यहाँ पर ये मस्ट सेल और साथ ही जो बेसोपिल्स वाली सेल जो होती है जिसके अंदर यहाँ पर ये मेनली प्रेजेंट होता है, ठीक है। मस्ट सेल वगैरह ये सारे अपने WBC के पार्ट्स वगैरह हैं, ठीक है। तो इसके अंदर के यहाँ पर ये प्रेजेंट वगैरह होता है, ठीक है। ऑल्सो सेड एज एन ऐसे और साथ GIT और साथ ही बहुत सारी अलग अलग जो GI ट्रैक वगैरह हैं इसके अंदर भी वगैरह प्रेजेंट वगैरह होता है। मेनली यहाँ पर बेसोपिल्स और साथ ही मस्ट सेल के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पर देखो यूजली जो मस्ट सेल के अंदर फाउंड होता है, ठीक है, ऑल ओवर बॉडी के अंदर फाउंड, मतलब कि मुझे जो मस्ट सेल वगैरह है ये सारी जो ऑल ओवर बॉडी के अंदर पाई जाती है, लेकिन सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर यहाँ पर ये स्किन के ऊपर, और म्यूकोसल सेल्स जो की होती है लंग्स की, ठीक है ना, म्यूकोसल सेल्स ऑफ लंग्स, इंटेस्टाइन, यूरिनरी ट्रैक्ट, ठीक है ना, ये इन 4 जगहों पर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर यहाँ पर ये पाई जाती है, मतलब कि मिलती है, ठीक है। और यहाँ पर ये रिलीज़ कैसे होता है, सिंपली इसका मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ठीक है। तो देखो सबसे पहले कोई भी एक एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है, तो वो एंटीबॉडीज़ एक मस्ट सेल के ऊपर जाकर के मस्ट सेल के ऊपर जो रिसेप्टर वगैरह होते हैं, सिंपली वो कोई भी एंटीबॉडी वगैरह हो गया वो सारे जाकर के उन रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करते हैं, ठीक है ना। कौन से रिसेप्टर के ऊपर, जो कि मस्ट सेल के ऊपर है, ठीक है ना, उन वाले रिसेप्टर के ऊपर जाकर के ये बाइंड करता है, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक वगैरह बाइंड करेंगे, जैसे वो बाइंड करेंगे यहाँ पर अंदर की तरफ जो हिस्टामिन जो है वो यहाँ पर एक हेपेरिन के साथ में कॉम्प्लेक्स बना करके रहता है अंदर की तरफ, ठीक है। हेपेरिन अकेला यहाँ पर अंदर की तरफ नहीं रहता सेल के अंदर, ये हमेशा हेपेरिन के साथ में बॉन्ड बना करके रहता है, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर एंटीबॉडी मस्ट सेल के ऊपर आकर के बाइंड होगी, तो यहाँ पर अंदर की तरफ जो हिस्टामिन जो हेपेरिन वगैरह है वो यहाँ पर उनका बॉन्ड वगैरह टूटेगा, फिर उसके बाद वापस से उससे हिस्टामिन वगैरह रिलीज होगा, ठीक है। सबसे पहले एंटीबायोटिक आएगा, वहाँ पर रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करेगा मस्ट सेल के, फिर उसके बाद अंदर की तरफ मस्ट सेल के अंदर जो हिस्टामिन और हेपेरिन दोनों कॉम्प्लेक्स बना करके हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर उनका बॉन्ड वगैरह टूटेगा और फिर उसके बाद हिस्टामिन रिलीज होगा, ठीक है। सिंपल सा इतना सा यहाँ पर इसका रिलीज है, ठीक है। और स्टोरेज का वगैरह आपको मैंने बता ही दिया, ठीक है। एक सेकंड ना, फिर उसके बाद यहाँ पर इसका कैटाबॉलिज्म में आपको बताऊँ तो ये यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर इसका कैटाबॉलिज्म वगैरह होता है। कैटाबॉलिज्म का मतलब कि डिसइंटीग्रेट होना, ठीक है। एक बार रिलीज होने के बाद वापस से उसको खत्म होना, ठीक है। वापस से वो खत्म कैसे होता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये प्रोसीजर ऑफ इनएक्टिव हिस्टामिन आफ्टर यूज हिस्टामिन इनएक्टिवेटेड बाय मेनी रिएक्शंस एंजाइम्स
हु चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ हिस्टामिन, ठीक है ना। ये बहुत सारी अलग अलग स्टेप्स वगैरह, बहुत सारी रिएक्शंस वगैरह की वजह से यहाँ पर ये इनएक्टिव होता है, ठीक है ना। बहुत सारे एंजाइम्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से होता है। मेनली इसका मैं यहाँ पर आपको रिएक्शन बताऊँ तो आपने यहाँ पर देखा होगा मोनो एमिनो ऑक्सीडेज वगैरह एक रिएक्शन होती है, ठीक है ना। मोनो एमिनो MAO जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं, मोनो एमिनो ऑक्सीडेज की वजह से यहाँ पर ये इनका रिएक्शन वगैरह करते हैं। तो फिर उसके बाद यहाँ पर एक इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन होता है, तो वो सिंपली यहाँ पर इंडोल एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो गया, तो वो सिंपली यहाँ पर हिस्टामिन इनएक्टिव हो गया। कुल मिलाकर के हिस्टामिन जो है उसका यहाँ पर स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पर मतलब कि चेंज करना, ठीक है। अगर अपन हिस्टामिन का स्ट्रक्चर अगर अपन यहाँ पर चेंज कर देंगे तो सिंपली वो इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर अपन मिथाइलेशन करके भी उसका स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं, और स्ट्रक्चर अगर चेंज हो जाएगा तो उसका सिंपली जो रिएक्शन जो कि उसका एक्शन है वो भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा, उसका एक्शन भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपली इस तरीके से यहाँ पर इसका कैटाबोलिन होगा। कैटाबोलिन दो तरीके से होता है, एक मिथाइलेशन की वजह से और साथ ही एक मोनो एमिनो ऑक्सीडेज, इन दोनों रिएक्शन की वजह से यहाँ पर इसका ऑक्सीडेज कैटाबोलिन होगा, ठीक है। तो इसकी अपन यहाँ पर भी रिसेप्टर्स की बात करें तो हिस्टामिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स यहाँ पर अपन को होते हैं, ठीक है। तो हिस्टामिन के यहाँ पर 4 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है। देयर आर मेनली 4 रिसेप्टर इन हिस्टामिन बाइंड एंड गिव देयर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है ना। मेनली 4 हिस्टामिन के रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 और H4, ठीक है। ऑल द रिसेप्टर आर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स एंड गिव देयर एक्शन बाय मैकेनिज्म ऑफ GPCR, ठीक है। ये जो चारों रिसेप्टर है वो सिंपली यहाँ पर G प्रोटीन कपल रिसेप्टर होते हैं, और वो सिंपली यहाँ पर GPCR के थ्रू अपना मैकेनिज्म वगैरह देते हैं, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें जो कि G प्रोटीन कपल रिसेप्टर क्या है वो सारी चीज़ें अपन ने ऑलरेडी यहाँ पर 3rd सेम 4th सेम के अंदर आपने आई थिंक पढ़ा होगा, ठीक है। आप लोगों को सारी चीज़ें पता ही होगी। फिलहाल आपको मैं ये सारी चीज़ें समझाने के लिए नहीं बैठ सकता, वरना बहुत ज़्यादा वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हो जाएगी, आपको कुछ समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर आप सिंपली इतना सा चीज़ें समझ लीजिए कि यहाँ पर ये G प्रोटीन कपल रिसेप्टर का जो मैकेनिज्म को इसको G प्रोटीन कपल रिसेप्टर की तरह ही यहाँ पर ये होते हैं, ठीक है। और इनका मैकेनिज्म जो है वो यहाँ पर GPCR की तरह ही इनका मैकेनिज्म भी होता है, ठीक है। और सिंपली इसका मैं यहाँ पर आपको बताऊँ कि जो रिसेप्टर वगैरह है ये किस तरह से कैसे क्या मतलब कहाँ पर क्या मिलते हैं, ठीक है। कौन से रिसेप्टर कहाँ पर पाए जाते हैं, इनकी लोकेशन क्या है, अपन यहाँ पर इसकी बात करें तो सिंपली यहाँ पर जो H1 हिस्टामिन जो है ना, सिंपली एक सेकंड ना, बस ठीक है। सिंपली यहाँ पर जो H1 रिसेप्टर है वो सिंपली यहाँ पर अपना CNS के अंदर, GI ट्रैक के अंदर, अपने ब्रोंकी के अंदर और साथ ही अपने हार्ट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये 4 जगह हैं, इन जगहों के ऊपर सबसे ज़्यादा हाई कंसंट्रेशन के अंदर H1 रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। कहाँ के ऊपर, CNS के ऊपर, GI ट्रैक के अंदर, ब्रोंकी के अंदर और हार्ट के अंदर, ये 4 चीज़ों के अंदर सारी चीज़ें यहाँ पर जो H1 रिसेप्टर पाया जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद H2 रिसेप्टर वो सिंपली यहाँ पर अपनी गैस्ट्रिक पैराइटल सेल के अंदर पाया जाता है, ठीक है। जो गैस्ट्रिक पैराइटल सेल जो कि यहाँ पर अपना HCl का फॉर्मेशन करती है अपने इससे स्टोमक के अंदर, सिंपली उस सेल के अंदर भी यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, वहाँ पर H2 रिसेप्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर CNS के अंदर, हार्ट के अंदर, फिर यहाँ पर वस्कुलर स्मूथ मसल्स के अंदर भी पाया जाता है यहाँ पर H2 रिसेप्टर। फिर उसके बाद यहाँ पर H3 रिसेप्टर जो है वो सिंपली यहाँ पर अपना जो CNS होता है उसके अंदर मेनली यहाँ पर ये पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर H4 रिसेप्टर, यहाँ पर H4 रिसेप्टर की बात करेंगे, ठीक है। तो H4 रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर सिंपली हेमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। हेमेटोपोइटिक सेल्स किसको बोलते हैं, स्टेम सेल्स दैट गिव राइज टू अदर ब्लड सेल्स, ठीक है। दूसरे ब्लड सेल्स को जो पैदा करती है सिंपली उन सेल्स को अपन यहाँ पर हेमेटोपोइटिक सेल्स बोलते हैं, ठीक है। आप सिंपली यहाँ पर याद कर लो हेमेटोपोइटिक सेल्स के अंदर H4 रिसेप्टर प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो बस ये चीज़ें हैं, बाकी इनका इफेक्ट वगैरह आप यहाँ पर इस PDF के अंदर आप आसानी से आप पढ़ लेना, ठीक है। आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ये क्या याद करने की चीज़ है, ठीक है। यहाँ पर मेन चीज़ आपको बताऊँ H1 रिसेप्टर और H2 रिसेप्टर ये दोनों मेन रिसेप्टर है। इन दोनों के बारे में आपको यहाँ पर इनका जो इफेक्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो H1 रिसेप्टर उनका यहाँ पर सिंपली मेन यहाँ पर काम क्या होता है, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन है, अपनी जो ब्रोंको वगैरह होती है, जो अपनी यहाँ पर ब्रोंकस होती है, सिंपली इसको यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर इसका दूसरा काम होता है यहाँ पर पेन करना। फिर उसके बाद तीसरा काम होता है उसका यहाँ पर इचिंग वगैरह करना। फिर उसके बाद 4th काम होता है अपना यहाँ पर वेजोडाइलेशन। और 5th काम होता है अपना यहाँ पर इन्फ्लामेशन, ठीक है। ये कुछ है यहाँ पर मेन इसके यहाँ पर और भी है इसके इफेक्ट वगैरह, लेकिन यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा मेन इफेक्ट है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। ये इसके ज़्यादा मेन इफेक्ट है H1 रिसेप्टर के, ठीक है। और सेकंड जो H2 रिसेप्टर इसका यहाँ पर मेन काम है यहाँ पर गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन, ठीक है। मेनली यहाँ पर ये अपनी पेट के अंदर जो अपने पैराइटल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है, तो उसकी वजह से यहाँ पर सिंपली इसका मेन यहाँ पर फंक्शन होता है कि पेट के अंदर एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा करना, ठीक है ना। मेनली इसकी वजह से अपन को एसिडिटी वगैरह होती है मेनली जब H2 रिसेप्टर अपना इफेक्ट शो करता है, ठीक है। और यहाँ पर इसका एक और दूसरा काम है वेजोडाइलेशन का भी, ठीक है। बाकी और H3 H4 वगैरह आप यहाँ पर आप पढ़ लेना, ठीक है। सिंपली चीज़ें हैं, कोई ज़्यादा हार्ड नहीं है, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे की तरफ और वापस से मैं आपको आगे और बताता हूँ।
ठीक है। अब अपन यहाँ पर आप क्या कहते हैं, अब अपन यहाँ पर मैंने आपको रिसेप्टर के बारे में बता दिया A to Z, ठीक है। रिसेप्टर 4 रिसेप्टर होते हैं, चारों रिसेप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया, इनकी लोकेशन वगैरह आपको मैंने बता दी, और इनका जो इफेक्ट वगैरह है वो भी मैंने आपको बता दिया, H1 और H2 का दोनों का, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पर इसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन होता है उसके बारे में बता दूँ कि फार्माकोलॉजिकल एक्शन क्या क्या होते हैं हिस्टामिन के, ठीक ना। हिस्टामिन जब रिलीज होता है तो यहाँ पर अपनी जो स्मूथ मसल्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट है, यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के स्मूथ मसल्स के ऊपर कैसे क्या काम करता है, तो यहाँ पर अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो मसल्स वगैरह होती है वहाँ पर ये काम करता है कॉन्स्ट्रिक्शन का, ठीक है। यहाँ पर अपना जो कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करता है, यहाँ पर जो अस्थमा वगैरह आपको देखने को मिलता है वो सिंपली यहाँ पर इसकी वजह से यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर जो किसी को एलर्जी वगैरह होती है, छोटे छोटे बच्चों को जो कुछ भी डस्ट पार्टिकल वगैरह उनकी वजह से यहाँ पर सिंपली ये H1 रिसेप्टर की वजह से ही होता है, यहाँ पर हिस्टामिन के रिलीज से ही होता है, ठीक है। हिस्टामिन का रिलीज वगैरह होगा सिंपली यहाँ पर मेनली H1 रिसेप्टर का काम होता है, यहाँ पर अपना ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह करना, और साथ ही अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर सारी चीज़ वगैरह करते हैं ना, वो सारे अपने यहाँ पर हिस्टामिन के रिलेटेड होता है। और हिस्टामिन के अंदर भी H1 रिसेप्टर ही यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेन प्लेयर रोल करता है, ठीक है। और बस ये चीज़ें हैं, ठीक है। मैं यहाँ पर मेनली अपनी जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कैसे काम होता है, यहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन काम करता है, फिर उसके बाद अपना यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर क्या काम होता है, ये वेजोडाइलेशन का काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना GI ट्रैक्ट के अंदर क्या काम करता है, GI ट्रैक्ट के अंदर यहाँ पर सिंपली है गैसिड जो सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक सिक्रेशन को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ पर पैराइटल सेल्स की जो गैस्ट्रिक सिक्रेशन होता है सिंपली इसको यहाँ पर ये बढ़ाता है, यहाँ पर हिस्टामिन, ठीक है। तो यहाँ पर 3 चीज़ों के बारे में आपको बताया, रेस्पिरेटरी के अंदर कैसे काम करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कैसे काम करता है, फिर उसके बाद तीसरा मैंने आपको बताया यहाँ पर पेट के अंदर GI ट्रैक्ट के अंदर कैसे काम करता है, ठीक है। तीनों चीज़ के अंदर आप आई थिंक समझ चुके होंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर इसके और भी अलग फार्माकोलॉजिकल एक्शन होते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्फ्लामेशन करना, और साथ ही कोई भी बहुत सारे समय एलर्जी रिएक्शन हो गए, जैसे कि यहाँ पर छींके वगैरह आना, खांसी वगैरह, इससे कुछ हो जाए यहाँ पर चीज़ें, खुजली वगैरह चलना, बहुत ज़्यादा इचिंग वगैरह होना, छींके वगैरह आना बहुत ज़्यादा वगैरह, ये सारी इनकी यहाँ पर कुछ एक रिएक्शन वगैरह है अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन से अपनी बॉडी के ऊपर, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर CNS के अंदर बात करते हैं, यहाँ पर CNS के अंदर यहाँ पर ये नॉट वेल अंडरस्टूड बट हिस्टामिन, यहाँ पर H3 रिसेप्टर जो है वो यहाँ पर डिक्रीज रिलीज ऑफ हिस्टामिन, ठीक है। यहाँ पर देखो CNS के अंदर हिस्टामिन जो यहाँ पर हिस्टामिन के H3 रिसेप्टर है, ठीक है। यहाँ पर जब हिस्टामिन H3 रिसेप्टर को बाइंड होता है, ठीक है, H3 रिसेप्टर यहाँ पर मेनली CNS के अंदर ही प्रेजेंट होता है, और यहाँ पर ये जब रिलीज होता है, ठीक है, यहाँ पर ये इसके ऊपर बाइंड करता है H3 रिसेप्टर के ऊपर हिस्टामिन, तब यहाँ पर सिंपली ये हिस्टामिन के रिलीज को रोकता है, ठीक है। सिंपली इसका यहाँ पर हिस्टामिन के रोकने का काम है इसका, ठीक है। मतलब ये खुद H3 रिसेप्टर के ऊपर जब यहाँ पर हिस्टामिन बाइंड होगा तो सिंपली यहाँ पर ये खुद ही यहाँ पर अपने हिस्टामिन को रिलीज को यहाँ पर ये रोकेगा, ठीक है। बस इसका सिंपली यहाँ पर CNS के ऊपर ऐसा काम है, ठीक है। बाकी मैंने आपको यहाँ पर सारी चीज़ें, यहाँ पर 5 चीज़ों के बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, ठीक है। ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर कैसे क्या वर्क करेगा, CNS के अंदर कैसे क्या काम करेगा, और GI ट्रैक्ट के अंदर कैसे काम करेगा, और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर कैसे काम करेगा, और भी इसका कोई फार्माकोलॉजिकल इन्फ्लेमेशन वगैरह बहुत सारी एलर्जी रिएक्शन वगैरह ये शो करता है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं एंटागोनिस्ट, ठीक है। एंटागोनिस्ट जो कि यहाँ पर हिस्टामिन के रिलीज को, जो कि हिस्टामिन के इफेक्ट हो, इसको यहाँ पर रोकने का काम करेगा, ठीक है। अपन यहाँ पर इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन, सिंपली इसको यहाँ पर अपन एंटी हिस्टामिन भी बोलते हैं, ठीक है। एंटी हिस्टामिन बोलो या फिर एंटागोनिस्ट ऑफ हिस्टामिन बोलो, यहाँ पर एक ही बात है, ठीक है। सिंपली इसका यहाँ पर मेन चीज़ इसका यहाँ पर इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हिस्टामिन के इफेक्ट को रोकना, या फिर हिस्टामिन का जो इफेक्ट चल रहा है उसके अपोजिट कोई भी इफेक्ट देना, ठीक है। यहाँ पर सिंपली आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर हिस्टामिन के इफेक्ट को, हिस्टामिन का जो एक्शन है सिंपली उसको अपोज करना, ठीक है। इसके अंदर यहाँ पर उनको बेसिकली 2 टाइप्स का होता है, जैसे यहाँ पर H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, ठीक है। मेनली अपनी बॉडी के अंदर यहाँ पर 2 ही रिसेप्टर ज़्यादा अपना यहाँ पर काम करते हैं, 2 ही ज़्यादा अपने सिलेबस के अंदर दिए हुए, और इन दोनों के ऊपर ही अपन को ज़्यादा यहाँ पर पढ़ना है, तो इसके बारे में अपन यहाँ पर सिंपली H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो H1 एंटागोनिस्ट और H2 एंटागोनिस्ट, दे आर बेसिकली दे गिव देयर इफेक्ट बाय ब्लॉकिंग H1 एंड H2 रिसेप्टर, सो हिस्टामिन डज नॉट बाइंड एंड डज नॉट गिव द एक्शन, ठीक है। सिंपली आप किस तरह से काम करता है इसके बारे में आपको यहाँ पर बताऊँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर H1 और H2 जो रिसेप्टर है, ठीक है, सिंपली यहाँ पर क्या करता है, यहाँ पर जाकर बाइंड कर देता है, ठीक है। H1 और H2 रिसेप्टर को जाकर बाइंड कर देगा, तो सिंपली यहाँ पर जो रिसेप्टर को यहाँ पर बाइंड करके इनको ब्लॉक कर देगा। जैसे उनको ब्लॉक करेगा तो यहाँ पर जो हिस्टामिन होगा वो सिंपली उसके ऊपर बाइंड नहीं कर पाएगा, और वो हिस्टामिन वो उसको बाइंड नहीं कर पाएगा, तो सिंपली वो हिस्टामिन अपना एक्शन ही शो नहीं कर पाएगा, ठीक है। सिंपल चीज़ यहाँ पर हिस्टामिन जब अपने रिसेप्टर के ऊपर जाकर के बाइंड करेगा तभी जाकर के वो अपना एक्शन शो करेगा। जैसे यहाँ पर ये अपना रिसेप्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये अपना रिसेप्टर और यहाँ पर ये है हिस्टामिन, ठीक है। ये हिस्टामिन जाएगा इसके ऊपर जाकर बाइंड करेगा तभी यहाँ पर इसका एक्शन शो कर पाएगा। लेकिन जब यहाँ पर कोई एक दूसरा कोई पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पर ये कोई दूसरा कोई पार्टिकल है माउस, जैसे आप मान लो ये कोई फॉरेन पार्टिकल है और ये इसे रिसेप्टर है और ये हिस्टामिन है, ठीक है। कोई यहाँ पर कोई दूसरा और कोई पार्टिकल आया, इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया, ठीक है, इसको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया,
इस रिसेप्टर को ब्लॉक तो अभी हिस्टामिन जो है वो यहाँ पर जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा, तो अपना एक्शन ही शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, सिंपल चीज़ है, यहाँ पर जब हिस्टामिन इसके ऊपर जाकर के बाइंड करेगा तभी जाकर के शो कर पाएगा, नहीं अगर यहाँ पर बाइंड नहीं करेगा तो सिंपली इसका एक्शन भी ये शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, और ये जो दूसरा कोई भी माइक्रो जो यहाँ पर एजेंट अपन देंगे जिसको अपन यहाँ पर एंटागोनिस्ट अपन बोल रहे हैं, ठीक है, एंटी हिस्टामिन बोल रहे हैं, सिंपली ये जाकर के इसको ब्लॉक कर देगा, तो यहाँ पर ये अपना हिस्टामिन इसके ऊपर जाकर के बाइंड नहीं कर पाएगा और सिंपल चीज़ है यहाँ पर ये अपना एक्शन शो नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये एंटागोनिस्ट का काम वगैरह होता है, इस तरह से ये इफेक्ट वगैरह शो करता है। ठीक है, और जो H1 एंटागोनिस्ट के बहुत सारे ड्रग्स वगैरह होते हैं। ठीक है, इसके अंदर मैं आपको अपने मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर अपना और डिटेल के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, सारी चीज़ आपको बताई जाएगी। आप जब पढ़ोगे मेडिकल केमिस्ट्री के अंदर, उसके अंदर आप यहाँ पर डिटेल के अंदर एक का स्ट्रक्चर वगैरह भी जानोगे, एक का यूज़ वगैरह भी जानोगे। ठीक है, इसके अंदर अपन सिंपली यहाँ पर फिलहाल अपन सिर्फ अपन को फार्माकोलॉजी पढ़नी है, अपन यहाँ पर भी फार्माकोलॉजी के अंदर मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो सिंपल सा इसका मैं आपको यहाँ पर जो ड्रग्स वगैरह है इनसे यहाँ पर मैं आपको नाम बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो H1 एंटागोनिस्ट के अंदर आपको दो चीज़ें आपको देखने को मिलती है, एक होती है यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन के अंदर और एक होती है यहाँ पर सेकंड जनरेशन के अंदर। ठीक है, दो ड्रग का क्लासिफिकेशन इसके अंदर है। ठीक है, और यहाँ पर फर्स्ट जनरेशन जो है वो यहाँ पर क्या है कि वो ऐसी ड्रग्स है जो कि यहाँ पर अपन को सेडेशन वगैरह कोज करती है। ठीक है, ये अपने यहाँ CNS के ऊपर यहाँ पर ये जो सभी ड्रग है यहाँ पर ये लिपोफिलिक साइड ड्रग है। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि यहाँ पर मैं आपको नाम बताऊँ, डाइफेनहाइड्रामाइन हो गया, ट्राइफेनामाइन हो गया, ट्राइपोलिडीन हो गया, प्रोमेथाजिन वगैरह हो गया, क्लोरोफेनिनामाइन हो गया, और ऐसी बहुत सारी वगैरह ड्रग है। ठीक है, जो कि यहाँ पर अपन को सिंपली अपने ब्रेन के अंदर चली जाती है, अपने CNS के अंदर जाकर के चली जाती है और साथ ही इसका इफेक्ट वगैरह शो करती है। ठीक है, और यहाँ पर ये जब CNS के अंदर चली जाएगी, ठीक है, मेनली यहाँ पर ये जब CNS के अंदर चली जाएगी तो CNS के अंदर जाने के बाद क्या होगा, ठीक है, यहाँ पर ये अपना सेडेशन वगैरह कोज करती है, अपनी इसकी वजह से नींद वगैरह आती है अपन को। ठीक है, तो सिंपली ये जो हिस्टामिन मतलब कि एक तरीके से ये हिस्टामिन को तो ब्लॉक करती ही है और साथ ही साथ ये अपने CNS के अंदर भी एंटर कर जाती है, अपने ब्रेन के अंदर भी एंटर कर जाती है। ब्लड ब्रेन बैरियर है, इसको यहाँ पर आसानी से क्रॉस करके ये अपने ब्रेन के अंदर चली जाती है और सिंपली अपन को नींद वगैरह आती है, अपने उसकी वजह से अपन को नींद वगैरह आती है। ठीक है, सिंपल से। तो इसलिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन वाली ड्रग्स है सिंपली इसका यहाँ पर मेनली कम यूज़ किया जाता है, पहले की तरह इसका यूज़ किया जाता था। अभी फिलहाल यहाँ पर सेकंड जनरेशन वाली ड्रग्स वगैरह आ गई जो कि यहाँ पर हाइड्रोफिलिक है, वो यहाँ पर ब्लड ब्रेन बैरियर को आसानी से क्रॉस नहीं कर पाती, वो सिंपली अपने CNS के अंदर एंटर नहीं करती है और ये इसकी वजह से बहुत ही कम नींद आती है। ठीक है, थोड़ी बहुत तो आती है, थोड़ी बहुत तो यहाँ पर ये सेडेशन वगैरह कोज करती है, लेकिन बहुत ही कम। ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी कम हद तक यहाँ पर ये सेडेशन वगैरह कोज करती है। ठीक है, यहाँ पर सेकंड जनरेशन के अंदर ड्रग्स वगैरह आती है, जैसे कि यहाँ पर सिट्रेजिन हो गया, लेवोसिट्रेजिन वगैरह हो गया, ये बहुत ज़्यादा आज के टाइम के अंदर यूज़ की जाती है और यही आजकल चलती है सबसे ज़्यादा मार्केट के अंदर। ठीक है, और इसका यहाँ पर यूज़ वगैरह किया जाता है। ठीक है, एंटी हिस्टामिन के रूप में। ठीक है, अब अपन यहाँ पर H1 एंटागोनिस्ट के जो सारी ड्रग है, ठीक है, अभी मैंने आपको जो बताई। ठीक है, अब अपन यहाँ पर बात करते हैं H2 एंटागोनिस्ट। यहाँ पर H1 एंटागोनिस्ट जो था अभी मैंने आपको बताया, वो सारे मेनली यहाँ पर अपने जो इचिंग वगैरह हो गया, अपने जो पूरी ऑल ओवर बॉडी जैसे अपना स्किन वगैरह हो गया, अपने रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर हो गया, इनके ऊपर ये ज़्यादा अफेक्ट वगैरह करता है। ठीक है, यहाँ पर अपने इसके अंदर कुछ भी अगर दिक्कत हो रहा हो तो सिंपली यहाँ पर H1 रिसेप्टर H1 एंटागोनिस्ट के लिए अपने यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पर मेनली H2 एंटागोनिस्ट है वो सिंपली अपने यहाँ पर जो GI ट्रैक है सिंपली इसके अंदर अपन का प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर अपन का मेनली पैराइटल सेल्स के अंदर ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, पैराइटल सेल्स का क्या काम होता है आपको यहाँ पर पता ही होगा। पैराइटल सेल्स सिंपली अपना जो HCl का प्रोडक्शन है अपने स्टोमक के अंदर वो यहाँ पर करता है। ठीक है, HCl के अंदर स्टोमक के अंदर HCl का प्रोडक्शन करता है अपना पैराइटल सेल, तो सिंपली यहाँ पर ये H2 रिसेप्टर है उसी पैराइटल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हिस्टामिन इस H2 रिसेप्टर के ऊपर जाकर के बाइंड करता है जो कि पैराइटल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है, तो जैसे करेगा तो फिर उसके बाद अपनी बॉडी के अंदर और भी ज़्यादा यहाँ पर HCl रिलीज होगा। ठीक है, और वो भी ज़्यादा HCl रिलीज होगा तो फिर उसके बाद अपन को एसिडिटी होगी, अपन को गैस वगैरह होगी। ठीक है, सिंपल सी चीज़ है। और यहाँ पर इसके लिए अपन यहाँ पर सिंपली ये 2-3 ड्रग्स है जिसका अपन यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो उससे क्या होता है कि वहाँ पर जो एसिड वगैरह सिगरेट वगैरह हुआ है, जो एसिड वगैरह बहुत ज़्यादा रिलीज हुआ है वो वापस से कम हो जाता है, वापस से नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, वहाँ पर जो हिस्टामिन वगैरह बाइंड नहीं कर पाता है, फिर वापस से वो उस जगह के ऊपर जो H2 रिसेप्टर जो कि पैराइटल सेल्स के ऊपर प्रेजेंट है सिंपली उसको ब्लॉक कर देता है और एसिड वगैरह ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं होता है फिर। ठीक है, इसके अंदर ड्रग वगैरह आती है जैसे कि यहाँ पर सिमेटिडीन हो गई, फेमोटिडीन हो गई और साथ ही रेनिटिडीन हो गई। यहाँ पर ये मेन 3 ही ड्रग इसके अंदर आती है, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन और साथ ही रेनिटिडीन। ठीक है, ये 3 ड्रग आती है और साथ ही इसके अंदर अपन यहाँ पर मेनली जो गैस्ट्रिक प्रोटॉन पंप इनिबिटर भी बहुत सारी ड्रग वगैरह होती है। ठीक है, जिसके अंदर ओमेप्राजोल होती है, रेबिप्राजोल वगैरह होती है। हमने देखा वो भी यहाँ पर सिंपली अपने एसिडिटी वगैरह के अंदर यहाँ पर यूज़ की जाती है। ठीक है, ओमेप्राजोल वगैरह, रेबिप्राजोल हो गया यहाँ पर। ठीक है, वो सारी अपन यहाँ पर सिंपली इसके अंदर वगैरह यूज़ करते हैं, अपने सिंपली एसिडिटी के अंदर ही यूज़ करते हैं, लेकिन वो यहाँ पर प्रोटॉन पंप इनिबिटर है पूरा। लेकिन यहाँ पर अभी अपन यहाँ पर सिंपली H2 एंटागोनिस्ट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर H2 एंटागोनिस्ट के अंदर यहाँ पर ये 3 ड्रग आएगी, सिमेटिडीन, फेमोटिडीन
और साथ ही रेनिटीन, ठीक है, ये 3 ड्रग इसके अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं 5-HT के बारे में, ठीक है। 5-HT जिसको अपन यहाँ पर सेरोटोनिन भी बोलते हैं या फिर अपन 5-हाइड्रोक्सिट्रिप्टिन भी इसको यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है, ट्रिप्टामाइन, सॉरी 5-हाइड्रोक्सिट्रिप्टामाइन या फिर सेरोटोनिन या फिर 5-HT, तीनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये भी एक तरह का यहाँ पर ऑटोकॉइड है जो कि अपने बॉडी के अंदर रिलीज वगैरह होता है और अपना एक्शन वगैरह शो करता है, ठीक है। ये सिंपली यहाँ पर एमिनो एसिड से डिराइव किया जाता है जो कि मेनली अपने को जीआई ट्रैक्ट के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर और साथ ही सीएनएस के अंदर अपन को मिलता है, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये कहाँ पर पाया जाता है, ठीक है, मेनली यहाँ पर यह जीआई ट्रैक्ट, प्लेटलेट्स और सीएनएस के अंदर ये अपन को देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इसका एक्शन की बात करें तो इसका क्या काम है, ठीक है। यहाँ पर जो सेरोटोनिन है इसका क्या काम है, मूड को चेंज वगैरह करना, अपना बिहेवियर को, अपना स्लीप को मेंटेन करना, अपने डिप्रेशन, पेन, सेक्सुअल एक्टिविटी, मसल कॉन्ट्रैक्शन और साथ ही इंटेस्टाइनल मूवमेंट, ठीक है, इन सभी को रेगुलेट वगैरह करने का इसका सिंपली काम होता है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर इसका बायोसिंथेसिस के बारे में पढ़े तो सिंपली ये किस तरह से क्या बनता वगैरह है कि तो इसके अंदर में अपन बढ़ेंगे। इट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप, यहाँ पर 2 तरीके से इसका यहाँ पर सिंथेसिस वगैरह हो सकता है, ठीक है, 2 स्टेप के अंदर होता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होता है कि ट्रिप्टोफैन इज कन्वर्टेड इनटू 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो ट्रिप्टोफैन जो होता है, सिंपली ट्रिप्टोफैन है वो यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन के अंदर कन्वर्ट होता है, किसकी प्रेजेंस के अंदर, ट्रिप्टोफैन हाइड्रोक्सिलेज की प्रेजेंस के अंदर, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर जो 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैन जो है वो यहाँ पर सिंपली सेरोटोनिन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, यहाँ पर किस एंजाइम की प्रेजेंस में, यहाँ पर डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में, ठीक है। डीकार्बोक्सिलेज की प्रेजेंस में यहाँ पर 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टामाइन के अंदर यहाँ पर जो सेरोटोनिन है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ आप यहाँ पर PDF के अंदर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर A to Z और भी सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर पढ़ते हैं स्टोरेज के बारे में कि स्टोरेज वगैरह किस तरह से क्या होता है, ठीक है। दे स्टोर इनसाइड ग्रेनुल्स, ठीक है, बिकॉज जो कि ये जो सेरोटोनिन होता है वो सिंपली यहाँ पर एक ग्रेनुल्स के फॉर्म में अंदर यहाँ पर स्टोर वगैरह होता है अपनी बॉडी के अंदर, ठीक है। जो कि यहाँ पर ग्रेनुल्स होते हैं वो सारे अपने जीआई ट्रैक्ट के अंदर जो एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स सिंपली उसके अंदर अपन को मिल जाएगा, और साथ ही जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स वगैरह होते हैं सीएनएस के अंदर सिंपली उसके अंदर भी जो ग्रेनुल्स वगैरह होते हैं जो कि वेसल्स वगैरह होते हैं यहाँ पर न्यूरॉन्स के अंदर, उसके अंदर भी ये सेरोटोनिन आपको मिल जाएगा, मतलब सॉरी उसके अंदर आपको स्टोर हुआ आपको दिख जाएगा, ठीक है। सिंपली उसके अंदर भी ये स्टोर होता है, साथ ही ये प्लेटलेट्स के अंदर भी आपको स्टोर होता है, ठीक है, कभी कभी। फिर उसके बाद यहाँ पर सेरोटोनिन इज सिंथेसिस इन बोथ एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स एंड सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन्स बट नॉट इन प्लेटलेट्स, ठीक है ना। यहाँ पर जो सेरोटोनिन है वो सिंपली यहाँ पर जो एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स है और साथ ही जो सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन है दोनों के अंदर यहाँ पर ये बनता है, लेकिन प्लेटलेट्स के अंदर नहीं बनता है, ठीक है ना। यहाँ पर ये कब कहाँ ऊपर बनता है, यहाँ पर ये सिंपली एंटेरोक्रोमेफिन सेल्स और साथ ही सेरोटोनर्जिक न्यूरॉन, ठीक है, न्यूरॉन, ठीक है, यहाँ पर इन दोनों के अंदर यहाँ पर ये बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद इसका डिग्रेडेशन के बाद में याद करूँ, ठीक है, डिग्रेडेशन जो कि यहाँ पर अपन सिंपली इसको मेटाबॉलिज्म इसको अपन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। तो इसका यहाँ पर मेटाबॉलिज्म कैसा होता है, यहाँ पर सिंपली इसका भी मेटाबॉलिज्म सिंपली मोनो एमिनो ऑक्सीडेज से होता है, MAO जिसको अपन यहाँ पर बोलते हैं, ठीक है। और इसका MAO के साथ में जैसे इसका रिएक्शन होगा यहाँ पर ये सिंपली बनाएगा 5-हाइड्रोक्सी इंडोल एसिटिक एसिड का यहाँ पर ये फॉर्मेशन करेगा, ठीक है। सिंपल चीज़ इसका भी यहाँ पर स्ट्रक्चर वगैरह चेंजेस हो जाएगा यहाँ पर MOA के साथ में, जब इसकी यहाँ पर रिएक्शन वगैरह कराएंगे तो इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा, तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर चेंज होगा तो सिंपली इसका मतलब है कि इसका इफेक्ट वगैरह, इसका जो मैकेनिज्म वगैरह, इसका जो एक्शन है वो भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा, इसका एक्शन भी यहाँ पर चेंज हो जाएगा और खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद इससे यहाँ पर अपन रिसेप्टर की बात करें यहाँ पर, ठीक है, सेरोटोनिन के कौन कौन से रिसेप्टर्स वगैरह अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इसके यहाँ पर अपन को कुछ 7 रिसेप्टर अपन को देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। 5-HT1, 5-HT2, 5-HT, 5-HT मतलब कि 5-हाइड्रोक्सीट्रिप्टोफैनामाइन, ठीक है, पूरा इसको ऊपर यहाँ पर सेरोटोनिन बोलते हैं, ठीक है। तो 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3, 5-HT4, 5-HT5, 5-HT6, 5-HT7 इस तरह से यहाँ पर टोटल 7 रिसेप्टर हैं, ठीक है। लेकिन अपन को यहाँ पर अपनी जो सिलेबस है उसके अंदर अपन सिंपली यहाँ पर अपने को 4 रिसेप्टर के बारे में यहाँ पर पढ़ना है, सिंपली 5-HT1, 5-HT2, 5-HT3 और साथ ही 5-HT4 तक के बारे में अपन को यहाँ पर सिंपली पढ़ना है, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर देखो सब टाइप भी है इसके अलग अलग, ठीक है ना। यहाँ पर जो 5-HT1 यहाँ पर HT1 जो रिसेप्टर है सिंपली इसका भी यहाँ पर अलग टाइप है, ठीक है ना। 5-HT1A, 1B, 1C, 1D, ठीक है, 5-8 जैसे 5-HT1A, ठीक है, फिर 5-HT1B, 5-HT1C, 5-HT1C इस तरीके से टोटल यहाँ पर 5-HT1F तक है, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे सेकंड 2 के भी है, ठीक ना, ऐसा कुछ है, ठीक है। आप इनके सब टाइप भी है, आप एक बार यहाँ पर देख लेना। सब टाइप अपन को ज़्यादा कुछ काम के नहीं है, ठीक है, आपको ज़्यादा कोई पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, इनको आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर 5HT वगैरह अपन को यहाँ पर 4 रिसेप्टर, मेनली इसका 7 रिसेप्टर होते हैं, ठीक है, 5HT1 से लगाकर 5HT7 तक, लेकिन अपन को यहाँ पर सिलेबस के अंदर अपन को 5HT1 से यहाँ पर अपन को 5HT4 के बारे में सिंपली पढ़ना है, ठीक है, और वही ज़्यादा अपन को काम के, ठीक है। यहाँ पर फिर उसके बाद अपन
बात करें ठीक ना, ऑल द रिसेप्टर जो है यहाँ पर GPCR को ही ये फॉलो करते हैं सिंपली ठीक ना। जी और जी इसका मैकेनिज्म वगैरह है वो भी यहाँ पर CAMP और साथ ही IP3 डेक के थ्रू इसका मैकेनिज्म जो का पाथवे वगैरह है वो यहाँ पर होता है, ठीक है। और यहाँ पर सिंपली 5H3 लिगेंड गेटेड आयन चैनल, ठीक है। यहाँ पर जो 5H3 जो रिसेप्टर है उसका यहाँ पर सिंपली लिगेंड गेटेड चैनल आयन है, ठीक है ना, लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है, ठीक है। दे आर 4 मेजर रिसेप्टर्स ऑन सेरोटोनिन गिव देयर फार्माकोलॉजिकल रोल, ठीक है। देखिए यहाँ पर जो मेनली जो 4 रिसेप्टर होते हैं जिसके ऊपर यहाँ पर बाइंड करके सेरोटोनिन जो है अपना यहाँ पर जो रोल प्ले करता है, ठीक है। यहाँ पर सिंपली उसके बारे में अपन को यहाँ पर पढ़ना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं यहाँ पर जो रिसेप्टर वगैरह है जो अपन को चारों रिसेप्टर पढ़ने हैं उसका यहाँ पर मैं आपको लोकेशन बताता हूँ कि कौन कौन से रिसेप्टर कहाँ का ऊपर प्रेजेंट होते हैं, कहाँ ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पर जो 5HT1 रिसेप्टर है वो सिंपली यहाँ पर अपना CNS के अंदर और साथ ही PNS के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर कुल मिलाकर के नर्व सिस्टम के ऊपर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और साथ ही पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के ऊपर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर अपना जो 5H2 रिसेप्टर है वो सिंपली यहाँ पर अपना GI ट्रैक के अंदर, प्लेटलेट्स के अंदर और साथ ही CNS के अंदर यहाँ पर ये प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5HT3 रिसेप्टर जो है वो सिंपली यहाँ पर CNS और PNS के अंदर ये भी प्रेजेंट होता है। फिर उसके बाद यहाँ पर 5HT4 जो है वो सिंपली यहाँ पर CNS के ऊपर और साथ ही यहाँ पर GI ट्रैक के अंदर यहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। और इसका यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल रोल वगैरह है, आप यहाँ पर एक बार ये सारी चीज़ें पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सिंपल चीज़ें यहाँ पर ये रीडिंग करने की चीज़ें आपको यहाँ पर समझाने की कोई चीज़ नहीं है, सिंपल से आप यहाँ पर रीड करोगे तो इसको आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पर समझ में आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर आगे की तरफ वो यहाँ पर पढ़ते हैं आगे की तरफ। और यहाँ पर क्या है, ठीक है, अभी मैंने आपको हिस्टामिन सारे जो रिसेप्टर वगैरह है उसके बारे में मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया, सेरोटोनिन का मेटाबॉलिज्म, सिंथेसिस वगैरह, स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें समझा दी है। और साथ ही इसका मैंने आपको जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाकी है, ठीक है। अब सिर्फ फार्माकोलॉजिकल एक्शन बाकी, फिर उसके बाद अपना यहाँ पर ये जो सेरोटोनिन वगैरह है ये भी अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसका यहाँ पर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं CVS के अंदर, ठीक है ना, जो अपना कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसके अंदर इसका क्या इफेक्ट है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर जो अपना H2 रिसेप्टर है वो यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा। H2 रिसेप्टर के अंदर यहाँ पर H2 के अंदर भी अलग अलग आपको टाइप्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो 5HT2 जो रिसेप्टर है उसका आपको सब टाइप मिलेगा, 5H2A B C वगैरह, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पर जो A वाला है वो सिंपली यहाँ पर 5HT2A जो है वो यहाँ पर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करेगा, और 5HT2C जो है वो यहाँ पर सिंपली वेजो डायलेशन का काम करेगा। और यहाँ पर और भी इसका यहाँ पर क्या काम है, यहाँ पर सेरोटोनिन का और दूसरे काम है, जैसे कि यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन का काम करना और ब्रेडिकार्डिया का, और साथ ही स्टिमुलेट हार्ट बाय रिलीजिंग ऑफ Na and A, ठीक है, आयोनोट्रोपिक इफेक्ट वगैरह, ठीक है भाई। ये आप यहाँ पर पढ़ लोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, और जैसा कुछ भी सिंपल चीज़ सिंपल है, ठीक है। और यहाँ पर ये CNS के अंदर क्या इफेक्ट करता है, CNS के अंदर ये जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है 5HT इसका यहाँ पर डिक्रीज करता है, ठीक है ना, डिक्रीज द रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर, ठीक है। और यहाँ पर इसके स्लीपिनेस अपना यहाँ पर नींद भरवाने का काम करता है, ठीक है, CNS के अंदर। और साथ ही यहाँ पर ये पेन प्रिसेप्शन का भी काम करता है। फिर उसको यहाँ पर स्मूथ मसल्स के अंदर बात करें तो यहाँ पर ये रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक के अंदर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। फिर उसके बाद यहाँ पर और है, जैसे कि यहाँ पर इंक्रीज पेरिस्टेट मूवमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ग्लैंड्स के अंदर जो है यहाँ पर गैस्ट्रिक सिक्रेशन है इसका यहाँ पर ये डिक्रीज करता है रिलीज को, ठीक है। और फिर उसके बाद यहाँ पर प्लेटलेट्स के अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज करता है एग्रीगेशन ऑफ प्लेटलेट्स, ठीक है। बस ये 5 के ऊपर यहाँ पर ये सिंपली अपना जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है वो यहाँ पर शो करता है, ठीक है। CNS के अंदर करता है, CVS के अंदर करता है, और साथ ही स्मूथ मसल्स के अंदर करता है, और साथ ही ग्लैंड्स के अंदर, और साथ ही प्लेटलेट्स के अंदर, और पांचों के अंदर मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है। और यहाँ पर अपन बात करते हैं 5HT एंटागोनिस्ट, ठीक है, जो सेरोटोनिन के एंटागोनिस्ट है वो, ठीक है। तो एंटागोनिस्ट क्या काम करते हैं, सिंपली यहाँ पर जो सेरोटोनिन का इफेक्ट वगैरह है इसको यहाँ पर ये कम करते हैं, इसका यहाँ पर इफेक्ट को खत्म करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी जो 5HT सेरोटोनिन वगैरह है इसको यहाँ पर सिंपली दे आर थोज ड्रग्स विच इनहिबिट द एक्शन ऑफ 5HT सेरोटोनिन, ठीक है। यहाँ पर सेरोटोनिन के इफेक्ट को, सेरोटोनिन जो ड्रग है सिंपली इसको इनके इफेक्ट को ये खत्म करता है, ठीक है। 5HT जो एंटागोनिस्ट है सिंपली ये कौन से ड्रग है, ये ऐसे ड्रग है जो कि यहाँ पर सेरोटोनिन के इफेक्ट को कम करते हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं यहाँ पर ड्रग की बात करूँ, जैसे कि यहाँ पर इसके अंदर होता है जैसे सिप्रोहेप्टाडिन, जो कि अपन सिंपली यहाँ पर भूख के अंदर यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके वजह से अपन को भूख वगैरह लगती है, ठीक है, तो वो सिंपली इसके अंदर वगैरह अपन यहाँ पर सिंपली यूज़ करते हैं। जैसे कि यहाँ पर और भी अपन को ड्रग वगैरह में होती है, जैसे कि यहाँ पर मेथाइल सर्जाइड, केटेनसेरिन, क्लोजापिन, रेसपिडोन,
ऑंडेनसेट्रोन, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये सारी जो ऑंडेनसेट्रोन अपन सिंपली यहाँ पर जब अपन को उल्टी वगैरह वोमिटिंग वगैरह होती है सिंपली उसके समय यहाँ पर सिंपली यूज़ करते हैं ऑंडेनसेट्रोन वगैरह, ठीक है। तो इससे क्या है सारी उल्टी वगैरह जो सारी होती है जो अपन को जी वगैरह घबराता है वो वहाँ पर सिंपली अपना नॉर्मल हो जाता है, ठीक है। फिर उसको यहाँ पर एक एक ड्रग के बारे में आप यहाँ पर आराम से पढ़ लेना, ठीक है। इसके अंदर नोट्स के अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। और मेन चीज़ यहाँ पर मैं आपको ऑंडेनसेट्रोन के बारे में बताता हूँ। ऑंडेनसेट्रोन वो जो है वो यहाँ पर सिंपली अपना जो 5-HT3 रिसेप्टर जो है वो सिंपली उसके ऊपर जाकर के इफेक्ट करता है, उसको यहाँ पर ब्लॉक करता है और यहाँ पर सेरोटोनिन के रिलीज को रोकता है, ठीक है। यहाँ पर ये नोजा वोमिटिंग के अंदर यूज़ किया जाता है, ठीक है। और अब अपन यहाँ पर अपने जो दूसरा जो क्लासिफिकेशन था यहाँ पर लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स ना, अपन यहाँ पर सिंपली उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। लिपिड डिराइव ऑटोकोइड्स के अंदर यहाँ पर अपन को 3 चीज़ें देखने को मिलती है, ठीक है। यहाँ पर होता है सबसे पहले प्रोस्टाग्लैंडिन, सेकंड यहाँ पर अपन का थ्रोम्बोक्सिन, थर्ड यहाँ पर लुकोट्राइन्स, ठीक है। तीनों चीज़ें और तीनों चीज़ों के अपन यहाँ पर अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर भी सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं ऑल दिस कंपाउंड आर प्रोड्यूस फ्रॉम एन एराचिडोनिक एसिड एंड विच इज 20 कार्बन कंपाउंड, ठीक है ना। सिंपल चीज़ है यहाँ पर जो और ये जो तीनों की तीनों यहाँ पर जो कंपाउंड्स है ना, ये तीनों की तीनों यहाँ पर एराचिडोनिक एसिड से अपन को मिलते हैं, ठीक है। यहाँ पर एराचिडोनिक जो एसिड है सिंपली इसके थ्रू अपन को यहाँ पर ये देखने को मिल जाते हैं, इसी से यहाँ पर ये रिलीज वगैरह होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो एराचिडोनो एसिड है वो सिंपली अपना जो फॉस्फोलाइपेज होता है, अपना जो फॉस्फोलिपिड वगैरह होता है, जो अपनी सेल मेम्ब्रेन वगैरह होती है, सिंपली वहाँ से ये रिलीज वगैरह होता है। और सिंपली फिर उसके बाद यहाँ पर ये एराचिडोनिक एसिड से यहाँ पर ये जो तीनों ऑटोकोइड्स है, जैसे कि यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया, थ्रोम्बोक्सिन हो गया और साथ ही लुकोट्राइन्स हो गया, ये तीनों यहाँ पर अपन को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके मैं यहाँ पर आपका सिंथेसिस की बात करूँ तो सिंपली यहाँ पर जो केमिकली जो प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह होता है वो सिंपली यहाँ पर प्रोस्टोइक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है ना। यहाँ पर बाकी सारे जो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन वगैरह है वो सिंपली यहाँ पर प्रोस्टोइक एसिड डेरिवेटिव है, ठीक है। इट इज़ 5 मेंबर रिंग एंड साइड चेन, ठीक है ना। यहाँ पर सिंपली इसके अंदर इसका स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो है वो सिंपली यहाँ पर 5 मेंबर कार्बन चेन होती है, ठीक है ना। एक जो साइक्लिक चेन होती है 5 कार्बन की, और यहाँ पर 2 इसकी यहाँ पर साइड चेन होती है, ठीक है। यहाँ पर प्रोस्टोइक एसिड की, ठीक है। फिर उसके बाद इसके बारे में और यहाँ पर अलग से इसका पूरा यहाँ पर डिटेल के अंदर दिया हुआ है, ठीक है ना। यहाँ पर एराचिडोनिक एसिड वगैरह होता है, उससे सिंपली यहाँ पर 2 तरीके से यहाँ पर होता है, ठीक है। 2 तरीके से इसका क्लासिफिकेशन होता है यहाँ पर कोक्स और लॉक्स के बारे में, ठीक है ना। साइक्लो ऑक्सीजन और यहाँ पर लॉक्स वगैरह होता है यहाँ पर सिंपली लिपो ऑक्सीजनेस, ठीक है। सिंपली यहाँ पर कोक्स जो है वो सिंपली यहाँ पर 2 के अंदर वापस से कन्वर्ट होता है, कोक्स 1 और साथ ही कोक्स 2, ठीक है। और वापस से कोक्स 1 के अंदर से क्या निकलता है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन, ठीक है। और यहाँ पर कोक्स 2 जो है उसके अंदर से अपन को निकलता है यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन और साथ ही प्रोस्टासाइक्लिन, ठीक है। ये इसके अंदर देखने को मिल जाता है। और वापस से जो लॉक्स वगैरह है उसके अंदर से यहाँ पर लुकोट्राइन्स यहाँ पर निकलता है, ठीक है। सॉरी यहाँ पर लुकोट्राइन्स इसके अंदर आता है, ठीक है। बस सिंपल सी ये चीज़ें हैं, लेकिन आप यहाँ पर एक बार और पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर A to Z चीज़ आपको यहाँ पर कवर हो जाएगी, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है, ठीक है। ड्यूरिंग एनी टाइप ऑफ इंजरी फॉस्फोडाइज A2, ठीक है। यहाँ पर जो फॉस्फोडाइज A2 है एंजाइम इज रिलीज विच फर्दर कन्वर्ट इनटू हाइड्रोलाइज्ड फॉस्फोरिल एंजाइम, ठीक है। यहाँ पर सिंपली देखो कोई भी इंजरी वगैरह अपन को होती है, कोई भी सेल्स के ऊपर इंजरी वगैरह होती है, तब क्या यहाँ पर जो अपना फॉस्फोलाइपेज A2 वगैरह एंजाइम जो है वो यहाँ पर सिंपली रिलीज होता है, ठीक है। अपने जो फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम रिलीज होता है, जैसे कोई भी अपने इंजरी वगैरैरह हुई कहाँ पर भी, ठीक है, अपने पूरी ऑल ओवर बॉडी के अंदर कहीं पर रिलीज वगैरह कोई भी इंजरी वगैरह हुई तो सिंपली वहाँ पर फॉस्फोलाइपेज A2 एंजाइम जो है वहाँ पर रिलीज होता है। फिर उसके बाद वो फर्दर यहाँ पर कन्वर्ट होता है, यहाँ पर हाइड्रोलाइज होता है एराचिडोनिक एसिड के अंदर, ठीक है। यहाँ पर एराचिडोनिक एसिड के अंदर होता है। फिर वहाँ पर जो एराचिडोनिक एसिड है वो सिंपली यहाँ पर नाउ दिस आल्सो हियर टू पाथवे, ठीक है। फिर उसमें यहाँ पर कोक्स और लॉक्स के अंदर वो यहाँ पर कन्वर्ट होता है, ठीक है। यहाँ पर कोक्स के अंदर या फिर 2 लॉक्स दोनों में से किसी एक के अंदर वो यहाँ पर कन्वर्ट होगा। फिर उसमें यहाँ पर जो कोक्स एंजाइम जो है वो यहाँ पर जो कोक्स एंजाइम से अपन को यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन देखने को मिलेंगे, और साथ ही जो लॉक्स एंजाइम है उससे अपन को यहाँ पर लुकोट्राइन्स देखने को मिलेंगे। और ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझा दिए, एक बार आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको वो लोअर सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब अपन यहाँ पर एक एक चीज़ों के बारे में, जहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन साथ ही थ्रोम्बोक्सिन और साथ ही प्रोस्टासाइक्लिन और साथ ही यहाँ पर जो लुकोट्राइन्स वगैरह इनके सभी के बारे में आपको तो यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन जो क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन इज एन ग्रुप ऑफ कंपाउंड डिराइव फ्रॉम अनसैचुरेटेड 20 कार्बन फैटी एसिड प्राइमरी एराचिडोनिक एसिड और वाया कोक्स पाथवे, ठीक है। ये सिंपल चीज़ जो कि अभी मैंने आपको बताया, सेम चीज़ वही चीज़ यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। एक चीज़ नहीं है इसके अंदर कि आपको जो थ्रोम्बोक्सिन है इसका यहाँ पर मेनली काम क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन का, ठीक है ना। ये इसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर थ्रोम्बोक्सिन वगैरह है इसका यहाँ पर मेनली काम होता है प्लेटलेट एग्रीगेशन का और साथ ही वेजो कॉन्ट्रैक्शन का। दो इसके मेन काम है, ठीक है। 2 मेन इसके यहाँ पर रोल है, क्या क्या है, प्लेटलेट एग्रीगेशन और साथ ही यहाँ पर वेजो कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक प्रोस्टासाइक्लिन है, ठीक है। यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन है, इसका यहाँ पर सिंपली इसके अपोजिट, ठीक है ना,
एक तो है प्रोस्टासाइक्लिन और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, थ्रोम्बोक्सिन क्या काम करता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन और साथ ही वेसोकॉन्ट्रिक्शन। लेकिन यहाँ पर जो प्रोस्टासाइक्लिन है वो यहाँ पर क्या करेगा, जो प्लेटलेट एग्रीगेशन हो रहा है उसको रोकेगा और साथ ही वेजो डायलेशन करेगा। ठीक है, सिंपल से इसका यहाँ पर काम है। ठीक है, वेजो डायलेशन में प्लेटलेट को रोकेगा। लेकिन यहाँ पर थ्रोम्बोक्सिन का क्या मतलब था, यहाँ पर वेजो कॉन्ट्रिक्शन में प्लेटलेट को एग्रीगेट करना। ठीक है, बस ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, इसमें इन चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखना। थ्रोम्बोक्सिन और साथ ही प्रोस्टासाइक्लिन, इन दोनों को, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, फिर बाद में आपको यहाँ पर इसका जो फार्माकोलॉजिकल रोल है उसके बारे में आपको बता दूँ क्या क्या फार्माकोलॉजिकल रोल है प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और साथ ही प्रोस्टासाइक्लिन का। ठीक है, फिर यहाँ पर जो लुकोट्राइन्स बचा है उसको अपन बाद में कवर करेंगे। फिलहाल अपन यहाँ पर कोक्स के ऊपर अपन पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पर एराचिडोनिक एसिड से यहाँ पर कोक्स और लॉक्स दो अपन को मिलते हैं। अब अपन यहाँ फिलहाल अभी अपन यहाँ पर कोक्स के बारे में पढ़ रहे हैं और कोक्स से यहाँ पर अपन को तीन चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और साथ ही प्रोस्टासाइक्लिन। ठीक है, तीन चीज़ें मिलती है अपन को। फिलहाल यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन साथ ही थ्रोम्बोक्सिन ही अपने सिलेबस के अंदर है, लेकिन यहाँ पर प्रोस्टासाइक्लिन भी एक इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इसके बारे में मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है, तो सिंपली इसके बारे में यहाँ पर आसानी से आपको नोट्स के अंदर भी देखने को मिल जाएगा, आप आसानी से देख सकते हो। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी जो प्रोस्टाग्लैंडिन है तो इसके अंदर यहाँ पर ये सीवीएस के अंदर कैसे काम करता है, अपना जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर कैसे क्या इफेक्ट शो करता है। सिंपली देखो इसके अंदर जो PGE2, ठीक है ना, मैं देखो यहाँ पर PGE2 यहाँ पर मैं जो बोल रहा हूँ, ठीक है, PGE2 जो सिंपली यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन के यूज करूंगा। ठीक है, यहाँ पर आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है इसके अंदर आपको दो रिसेप्टर होते हैं इसके अंदर। ठीक है, यहाँ पे देखो PGE और साथ ही PGF दो इसके अंदर होते हैं। ठीक है, यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर कौन कौन होता है, PGE और PGF। ठीक है, और साथ ही थ्रोम्बोक्सिन के अंदर कौन कौन होता है, TXA2। ठीक है ना, आप ध्यान रखना, TXA2 में जब बोलो उसका मतलब है कि थ्रोम्बोक्सिन। ठीक है, फिर उसके यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, ठीक है, सॉरी प्रोस्टासाइक्लिन के बोलिए बोलूंगा मैं PGI2। ठीक है, PGI2। ठीक है, प्रोस्टासाइक्लिन के लिए PGI2, थ्रोम्बोक्सिन के लिए TXA2 और प्रोस्टाग्लैंडिन के लिए PGE और PGF। ठीक है, आई थिंक आप लोग यहाँ पर समझ चुके होंगे, आपको यहाँ पर राज याद भी हो चुका होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर PGE2 जो है वो यहाँ पर क्या करता है सीवीएस के अंदर। ठीक है ना, अपना जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसके अंदर यहाँ पर PGE2 जो है वो सिंपली यहाँ पर वेजो डायलेशन का काम करता है और साथ ही अपनी बीपी को कम करने का काम करता है। ठीक है, वो यहाँ पर जो PGF जो है, ठीक है, उसका यहाँ पर काम होता है यहाँ पर कॉन्ट्रिक्ट मैनी वेंस इंक्लूडिंग पल्मोनरी वेंस एंड आर्टरी। ठीक है, यहाँ पर पल्मोनरी वेन और साथ ही आर्टरी को यहाँ पर ये कॉन्ट्रिक्ट करने का काम करता है। ठीक है, वो यहाँ पर जो PGI2 जो है इसलिए वो यहाँ पर काम करता है मेनली यूनिफॉर्मली वेजोडाइलेशन इफेक्ट एंड मोर हाइपोटेंशन। ठीक है, मोर हाइपोटेंसिव देन PGE2। ठीक है, और यहाँ पर TXA2 जो है वो यहाँ पर सिंपली वेजो कॉन्ट्रिक्शन का काम करता है और साथ ही यहाँ पर प्लेटलेट एग्रीगेशन को बढ़ाता है। ठीक है, सिंपल सा काम है, आप यहाँ पर समझ चुके होंगे। आपको अगर समझ में नहीं आए तो सिंपली आप यहाँ पर जब इस PDF के अंदर आप पढ़ोगे, आप यहाँ पर समझोगे तो आपको A to Z आपको साइज याद हो जाएगी आपको। ठीक है, एक एक करके आपको साइज यहाँ पर याद ही करनी पड़ेगी, बाकी और इसका कोई भी सोल्यूशन नहीं है। ठीक है, आपको एक एक चीज़ को आपको याद करना पड़ेगा कि भाई CVS के अंदर किस का क्या काम है, प्रोस्टाग्लैंडिन का क्या काम है, प्रोस्टासाइक्लिन का क्या काम है, थ्रोम्बोक्सिन का क्या काम है, साइज आपको यहाँ पर याद करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो GI ट्रैक है उसके अंदर सिंपली यहाँ पर जो PGE2 होता है ना, PGE, ठीक है, PGE वो यहाँ पर इसका सिंपली इसके अंदर क्या काम होता है, इसका यहाँ पर जो काम होता है वो सिंपली एसिड के सीक्रेशन को यहाँ पर ये कम करता है पेट के अंदर। ठीक है, और यहाँ पर डिक्रीज करता है यहाँ पर पेप्सिन जूसेस वगैरह को, सारी रिलीज वगैरह को, इनको यहाँ पर ये रोकता है। ठीक है, और यहाँ पर PGI2 जो है वो यहाँ पर सेम इसका भी यही काम होता है लेकिन थोड़ा सा कम पोटेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर PGE2 जो है वो यहाँ पर ज़्यादा पोटेंट होता है अपने GI ट्रैक के अंदर। ठीक है, यहाँ पर इंक्रीज द सिक्रेशन ऑफ म्यूकोजा वाटर एंड म्यूकस सिक्रेशन। यहाँ पर म्यूकस के सिक्रेशन को बढ़ाता है मेनली, और यहाँ पर बाकी जो एसिड सिक्रेशन वगैरह है उसको यहाँ पर कम करता है। ठीक है, इसका सिंपली यहाँ पर PGE2 और साथ ही PGI2 का काम होता है GI ट्रैक के अंदर। ठीक है, फिर उसको यहाँ पर अगला आता है यहाँ पर प्लेटलेट्स के अंदर क्या काम होता है, तो प्लेटलेट्स के अंदर यहाँ पर जो TXA2 जो मैंने आपको थ्रोम्बोक्सिन बताया था उसका यहाँ पर सिंपली काम होता है वेजो कॉन्ट्रिक्शन और साथ ही इंक्रीज करता है वो प्लेटलेट एग्रीगेशन को, और साथ ही इसका ही उल्टा PGI2। ठीक है, PGI2 जो कि यहाँ पर वेजो डायलेशन करेगा और साथ ही प्लेटलेट को एग्रीगेशन को रोकेगा। ठीक है, बाकी दो चीज़ें हैं इसके अंदर काम करती है प्लेटलेट्स के अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पर ब्रोंकियल मसल्स, ठीक है, जो यहाँ पर ब्रोंकियल मसल्स वगैरह होती है उसके अंदर क्या क्या काम करता है, उसके अंदर सिंपली जो PGF हो गया, PGF, PGD2 और साथ ही TXA, ठीक है, जो थ्रोम्बोक्सिन वगैरह है, तो इसका सिंपली इन सभी को काम होता है यहाँ पर ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन करने का। ठीक है, और यहाँ पर जो PGE2 है, PGE2, ठीक है, जो कि PGE है, उसका काम होता है यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन का, और साथ ही PGI है उसका भी काम होता है यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन का। ठीक है, जो कि प्रोस्टासाइक्लिन और साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन के अंदर PGE जो था वो यहाँ पर इन दोनों का काम होता है यहाँ पर ब्रोंको डायलेशन का। बाकी PGF और TXA, ठीक है, इन दोनों का काम होता है यहाँ पर वेजो कॉन्ट्रिक्शन, सॉरी ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का। ठीक है, बस यही चीज़ें हैं। ठीक है, आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर A to Z चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। ठीक है, बाकी और भी इसके अंदर है, जैसे यहाँ पर यूटेरस के अंदर, किडनी के अंदर,
CNS के अंदर कैसे ये काम करता है, फिर उसके बाद इसके यहाँ पर एडवर्स रिएक्शन आ गए, ठीक है। बाकी यहाँ पर यूटेरस, किडनी वगैरह ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको A to Z चीज़ें एक बार में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। अब मैं यहाँ पर इसका एडवर्स रिएक्शन अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसका एडवर्स रिएक्शन क्या है, इसका एडवर्स रिएक्शन है जैसे कि यहाँ पर पेन हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग हो गया, यहाँ पर फ्लशिंग हो गया, फीवर हो गया, फॉल इन BP हो गया, ठीक है। ब्लड प्रेशर का गिरना, ठीक है। पेन हो गया, नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, वेजाइनल ब्लीडिंग, फ्लशिंग वगैरह, ये सारी इसके यहाँ पर एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है ना। इनके क्या बोलते हैं, इन जो प्रोस्टाग्लैंडिन हो गया और थ्रोम्बोक्सिन के इसके एडवर्स इफेक्ट है, ठीक है। अब इसका यहाँ पर अब अपन यहाँ पर बात करते हैं लुकोट्राइन्स के बारे में, ठीक है। यहाँ पर जो लुकोट्राइन्स एक और यहाँ पर बच गया था अपना, उसके बारे में अपना पढ़ा नहीं था। अब अपने यहाँ पर उसके बारे में पढ़ते हैं। जो लुकोट्राइन्स है वो सिंपली यहाँ पर लॉक्स से रिलीज होता है। यहाँ पर जो लॉक्स तो था यहाँ पर लॉक्स पाथवे था सिंपली, उससे यहाँ पर ये रिलीज होता है, ठीक है। इसके यहाँ पर टाइप कौन कौन जो होते हैं, यहाँ पर लॉक्स के जो लुकोट्राइन्स है इसके यहाँ पर टाइप्स जो होते हैं वो सिंपली यहाँ पर होते हैं LTB4, ठीक है। LTC, ठीक है। यहाँ पर LTC का मतलब है कि यहाँ पर लुकोट्राइन, ठीक है। LT का मतलब लुकोट्राइन्स है, ठीक है। लुकोट्राइन्स के अंदर LTB4, LTC4 और LTD4, ठीक है। तीन इसके अंदर आपको टाइप्स देखने को मिल जाएंगे यहाँ पर लुकोट्राइन्स के, ठीक है। लुकोट्राइन्स को अपन शॉर्ट में क्या लिख रहे हैं, LT, ठीक है। B4, C4 और D4, ठीक है। LT, B4, C4 और D4, ठीक है। यहाँ पर जिसके 3 है, ठीक है। तो इसका यहाँ पर अपन फार्माकोलॉजिकल एक्शन इसके अंदर भी अपन यहाँ पर देखते हैं। तो सिंपली यहाँ पर इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन CVS के अंदर अपन यहाँ पर देखते हैं। इसका कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर देखेंगे अगर सबसे पहले तो देखो यहाँ पर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर सिंपल सा इसका यहाँ पर काम है, ठीक है। दे में फैसिलिटेट लोकल रिलीज ऑफ हिस्टामिन फ्रॉम मस्ट सेल, ठीक है। जो हिस्टामिन से जो मस्ट सेल का रिलीज होता है सिंपली इसको यहाँ पर ये फैसिलिटेट करता है, रेगुलेट वगैरह करता है, ठीक है। सिंपली इसका यहाँ पर ये काम है, ठीक है। फिर यहाँ पर स्मूथ मसल्स के अंदर देखें तो स्मूथ मसल्स के अंदर यहाँ पर ये ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है। यहाँ पर LC4 और साथ ही D4 जो है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करता है अपने स्मूथ मसल्स के अंदर। फिर उसको यहाँ पर अफेरेंट नर्व के अंदर यहाँ पर ये इंक्रीज करते हैं पल्स पेन इम्पल्स को, साथ ही इन्फ्लामेशन को, ठीक है। आप पढ़ोगे तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी, A to Z चीज़ें, ठीक है। यहाँ पर आप सारी चीज़ आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगी, सारी चीज़ें कोई समझाने का कोई चीज़ नहीं है। अब यहाँ पर इस PDF के अंदर आप पढ़ोगे तो आपको A to Z चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। और ये PDF आपको मेरे से आप इंस्टाग्राम से ले सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम की लिंक आपको बायो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगी। आप सिंपली मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट करना कि आपको इसकी लिंक, इसकी PDF चाहिए, मैं आपको सिंपली PDF आपको शेयर कर दूंगा, ठीक है। देखो अब अपन यहाँ पर पढ़ते हैं नसेट्स के बारे में, ठीक है। नसेट्स NSAIDs, ठीक है। नसेट्स जिसको अपन यहाँ पर नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स बोलते हैं, ठीक है। इसके बारे में अपन यहाँ पर थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बारे में क्या क्या चीज़ें होती है, आपको एग्जाम में वगैरह कैसे क्या लिखना है, आपको सिंपली मेरे को सुनना है और आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। वो सिंपली आप फिर एग्जाम के अंदर यहाँ पर लिख करके आ सकते हो, ठीक है। फिर जो अपन यहाँ पर सबसे पहले अपन यहाँ पर पढ़ते हैं एंटी इन्फ्लामेशन, ठीक है। यहाँ पर इसका फुल नाम क्या है, देखो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग। तो अपन यहाँ पर सबसे मैं आपको बता दूँ एंटी इन्फ्लामेटरी क्या होता है, इसका पूरा नाम क्या है, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग, ठीक है। तो इसके अंदर नॉन इन्फ्लामेटरी मतलब कि एंटी इन्फ्लामेटरी क्या मतलब कि इन्फ्लामेशन को अपोज करने वाले, इन्फ्लामेशन को अपोज करने वाले और साथ ही क्या है नॉन स्टेरॉयड, जो कि स्टेरॉयड नहीं होंगे, नॉन स्टेरॉयड होंगे और साथ ही क्या करेंगे, इन्फ्लामेशन को अपोज करेंगे, वो वाले ड्रग, ठीक है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे। मेनली अब इसको अपन यहाँ पर पेन रिलीफ बोलते हैं, ठीक है ना, पेन रिलीफर, ठीक है। दीज आर थ्रो ड्रग्स विच हैव एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, ठीक है। ये ऐसे ड्रग है जो कि यहाँ पर इनके एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग होता है, मीन्स दे रिड्यूस इन्फ्लामेशन, ठीक है ना। जो कि अपन का इन्फ्लामेशन वगैरह होता है उसको यहाँ पर ये कम करते हैं, जैसे कि ये हो गया पेन हो गया, फीवर वगैरह हो गया, इनको सिंपली यहाँ पर ये कम करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये नॉन स्टेरॉयड होते हैं, यहाँ पर स्टेरॉयड नहीं होते। स्टेरॉयड जो होते हैं वो सिंपली आपको पता होगा, स्टेरॉयड वगैरह सारी चीज़ें वो उसकी अलग रिंग वगैरह होती है, सारे जो रिप्रोडक्टिव सब्सटेंस वगैरह होते हैं सिंपली उसके अंदर आपको स्टेरॉयड आपको देखने को मिल जाएंगे, कंपाउंड्स वगैरह, ठीक ना। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर कौन से, इसके अंदर सारे यहाँ पर नॉन स्टेरॉयड है, ठीक है। यहाँ पर स्टेरॉयड वगैरह वो सारे यहाँ पे जब आगे की तरफ और अपन यहाँ पर पढ़ेंगे तो उसके अंदर आपको यहाँ पर समझा देंगे, ठीक है। अब अपन यहाँ पर फिलहाल पढ़ते हैं यहाँ पर इन्फ्लामेशन क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लामेशन सिंपली जो रेडनेस वगैरह हो गया अपना जो इट इज़ अ प्रोसेस, यहाँ पर मैं आपको सिंपली डेफिनेशन के थ्रू समझाऊंगा। इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच आवर बॉडीज वाइट ब्लड सेल्स इम्यून सिस्टम प्रोटेक्ट आवर बॉडीज फ्रॉम इन्फेक्शन और फॉरेन पोटैटोस, ठीक ना। यहाँ पर देखो जब अपना जो वाइट ब्लड सेल्स है वो अपने सिंपली जो फॉरेन पार्टिकल्स वगैरह होता है, ठीक है, जो फॉरेन पार्टिकल्स इन्फेक्शन वगैरह बैक्टीरिया वगैरह होता है सिंपली उससे जब यहाँ पर ये प्रोटेक्ट करता है तब अपन को यहाँ पर इन्फ्लामेशन को देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर ये सिंपल चीज़ यहाँ पर पेन इन्फ्लामेशन क्या चीज़ हो सकती है, जैसे कि इन्फ्लामेशन से अपन को पेन हो सकता है, फीवर वगैरह हो सकता है, रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह हो सकती है और कोई भी एलर्जिक रिएक्शन वगैरह अपन में हो सकती है, ठीक है। और बाहर अगर ये भी यहाँ पर यही सेम चीज़ें जो कि मैंने आपको यहाँ पर पहले बताई, ठीक है। यहाँ पर सिंपली ये कोक्स और लोक्स एरिजिडोनिक एसिड से ही यहाँ पर ये प्रोड्यूस होगा, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर ये कोक्स और लोक्स दो पाथवे हैं,
ठीक है। तो यहाँ पर ये नसेट्स वगैरह कैसे क्या काम करेगा, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन वगैरह होता है, इसी से अपन को यहाँ पर सारा पेन वगैरह, सारा जो इन्फ्लेमेशन वगैरह होता है वो सिंपली इन्हीं की वजह से यहाँ पर अपन को देखने को मिलता है। जो अपन को अभी यहाँ पर ऊपर ने पढ़ा था अपने, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन वगैरह हो गया, लुकोट्राइन्स वगैरह हो गया, इन्हीं की वजह से अपन को सारी चीज़ें अपन को देखने को मिलती है जब ये रिलीज वगैरह होते हैं। तो उसी की वजह से अपन को यहाँ पर ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सारे इन्फ्लेमेशन वगैरह। तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर जो नसेट्स वगैरह होते हैं, यहाँ पर ये सिंपली इसका यहाँ पर मेनली काम होता है, यहाँ पर जो कोक्स को ही इनिबिट कर देते हैं। यहाँ पर जो कोक्स को पाथवे वगैरह उसके अंदर कोक्स जो रिलीज हो रहा है सिंपली उसको ही इनिबिट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोक्स को इनिबिट कर देंगे तो सिंपली आगे की तरफ प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन वगैरह वो रिलीज ही नहीं होंगे, और वो रिलीज ही नहीं होंगे तो सिंपली अपन को इन्फ्लेमेशन दिखेगा ही नहीं, यहाँ पर इन्फ्लेमेशन अपना होगा ही नहीं, अपना पेन वगैरह अपन को फील ही नहीं होगा, पेन होगा ही नहीं, फीवर नहीं होगा, और बहुत सारी चीज़ें रेडनेस वगैरह, स्वेलिंग वगैरह वो सारी अपन को देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। सिंपली यहाँ पर ये कोक्स को ही इनिबिट कर देगा, ठीक है। देखो यहाँ पर देखो एक और चीज़ आपको बता दूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो नॉन स्टेरॉइड और साथ स्टेरॉइड के अंदर क्या डिफरेंस होता है, आपने जब पढ़ा हुआ जो नॉन नसेट्स वगैरह है वो यहाँ पर क्या है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, ठीक है। तो उसको अपन यहाँ पर नॉन स्टेरॉइडल क्यों बोलते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर स्टेरॉइड जो होते हैं वो सिंपली अपन यूज फॉर सीवियर टाइप ऑफ पेन, ठीक है। यहाँ पर स्टेरॉइड को अपन यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का पेन वगैरह होता है तो उसके अंदर अपन यहाँ पर सिंपली इसके अंदर यूज़ वगैरह करते हैं। और यहाँ पर आज के टाइम के अंदर ये बैन है, यहाँ पर विदाउट प्रिस्क्रिप्शन में ये मिलता भी नहीं है, जैसे कि इसके अंदर वगैरह हो गया मॉर्फिन वगैरह हो गया, कोडीन वगैरह हो गया, ट्रामाडोल वगैरह हो गया, ऐसे ड्रग वगैरह है वो सारी इस नॉन स्टेरॉइडल ड्रग के अंदर आती है। वो सारी ये बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होता है तभी इसका यहाँ पर यूज़ किया जाता है। वो यहाँ पर ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल वाला देते भी नहीं है, और साथ ही नहीं अपन को लेनी चाहिए इसको विदाउट प्रिस्क्रिप्शन और विदाउट डॉक्टर एडवाइस की अपन को इसे उसको यूज़ वगैरह नहीं करना चाहिए, ठीक है। और ये अपन को नहीं लेनी चाहिए। और सिंपली इसके अंदर ओपियोइड वगैरह प्रेजेंट होता है, जो ओपीएम वगैरह होता है सिंपली वो प्रेजेंट वगैरह होता है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर बात करें नॉन स्टेरॉइडल ड्रग के बारे में। तो नॉन स्टेरॉइडल ड्रग जो कि यहाँ पर अपना सीएनएस के अंदर कोई भी इफेक्ट वगैरह शो नहीं करती, वो सिंपली यहाँ पर पेरिफेरल जो नर्वस सिस्टम अपना जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सिंपली ये इसके अंदर इफेक्ट वगैरह शो करती है और इसी के अंदर सारा अपना काम वगैरह करती है और अपना इफेक्ट शो करती है, ठीक है, सारी चीज़ें। या सिंपली अपना जो सीएनएस वगैरह है उसके अंदर एंटर नहीं करती है, और उसके अंदर एंटर नहीं करेगी तो सिंपली अपना कोई भी ज़्यादा हाई लेवल का नुकसान वगैरह नहीं करेगी, ठीक है। ज़्यादा लेकिन थोड़ा बहुत नुकसान तो हर एक चीज़ करती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर सिंपली यहाँ पर कोक्स को ही इनिबिट करती है मेनली। इसके अंदर अपन क्लासिफिकेशन देखा, जो एग्जाम्पल वगैरह के अंदर देखे तो यहाँ पर इसका एग्जाम्पल वगैरह आता है एस्पिरिन वगैरह हो गया, आइबुप्रोफेन वगैरह हो गया, इंटाकोक्सिया वगैरह हो गया, डाइक्लोफेनेक वगैरह हो गया, एसिक्लोफेनेक वगैरह हो गया, कीटोरोल हो गया, कीटोरोलेक हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिल जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद इसके अंदर मैं आपको यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन आपको मैं समझाऊँ, ठीक है। तो इसका क्लासिफिकेशन कुछ इस तरीके से हो सकता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर नॉन स्टेरॉइड के अंदर, ठीक है, एक तो होता है वो डायरेक्टली कोक्स को ही इनिबिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर, ठीक है। यहाँ पर कोक्स के अंदर कोक्स 1 और कोक्स 2 दो चीज़ें अपन को देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नॉन सेलेक्टिव, यहाँ पर ये कोक्स 1 के ऊपर भी जा सकता है, कोक्स 2 को भी इनिबिट कर सकता है, दोनों में से किसी को भी यहाँ पर ये इनिबिट कर सकता है, ठीक है। तो सिंपली कोक्स 1 और कोक्स 2 एक तो एक ये क्लासिफिकेशन हो गया नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर। फिर उसको यहाँ पर सेकंड नंबर हो गया यहाँ पर पेरिफेरली कोक्स 2 इनिबिटर, ठीक है। पेरिफेरेंशियल का मतलब होता है मेनली यहाँ पर ये कोक्स 2 को इनिबिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर कोक्स 2 को इनिबिट करेगा, लेकिन अगर कोक्स 2 वगैरह इसको नहीं मिलेगा तो सिंपली यहाँ पर ये कोक्स 1 को भी यहाँ पर ये इनिबिट वगैरह कर देगा, ठीक है। यहाँ पर मेनली अगर कोक्स 2 वहाँ पर प्रेजेंट है तो सिंपली पहले कोक्स 2 को इनिबिट करेगा, फिर उसके बाद बचा कुचा होगा जो वहाँ पर कोक्स 1 को इनिबिट करेगा, ठीक है। यहाँ पर मेन इसका काम है यहाँ पर कोक्स 2 को इनिबिट करना, ठीक है। और यहाँ पर एक और ये चीज़ है यहाँ पर सेलेक्टिवली कोक्स 2 इनिबिटर, जो कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कोक्स 2 को ही इनिबिट करेगा, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन वो है, ठीक है। इसके बारे में अपन यहाँ पर अंदर की तरफ जो और भी चीज़ें हैं उसके बारे में आपको बताऊँ, उसके एग्जाम्पल वगैरह, ठीक है, उसके बारे में अपन को मैं बताता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो नॉन सेलेक्टिव कोक्स 2 इनिबिटर उसके अंदर बहुत सारे अलग आते हैं, ठीक है। इसके अंदर आप यहाँ पर एक बार पढ़ लेना, सारी चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगी। मैं यहाँ पर मेनली ऊपर से आपको मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, जैसे कि यहाँ पर एस्पिरिन हो गया, आइबुप्रोफेन हो गया, नेप्रोक्सेन हो गया, कीटोप्रोफेन हो गया, यहाँ पर फिर उसके बाद मेफानेफिक एसिड वगैरह हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर अपना पेरोक्सिकैम हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर कीटोरोलेक हो गया, यहाँ पर इंडोमेथासिन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर नेबुमेटेरोन हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, ऑक्सी फिनाइल ब्यूटाजोन हो गया, ठीक है। ये सारे क्या है यहाँ पर नॉन सेलेक्टिव कोक्स इनिबिटर है, ठीक है। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर कोक्स 2 इनिबिटर के अंदर अपन जाए, यहाँ पर कोक्स 2 इनिबिटर, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पर पेरिफेरेंशियल कोक्स 2 इनिबिटर के अंदर जाए तो यहाँ पर आपको एसिक्लोफेनेक, डाइक्लोफेनेक, नेमुसुलाइड वगैरह ये सारी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पर जो सेलेक्टिवली कोक्स 2 इनिबिटर है, यहाँ पर सेलेक्टिवली कोक्स 2 इनिबिटर, इसके अंदर अपन को यहाँ पर सिंपली मेनली इटोरिकोक्सी देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। इटोरिकोक्सी हो गया, यहाँ पर सेलेकोक्सी हो गया, यहाँ पर पैराकोक्सी वगैरह हो गया, ये सारी अपन को देखने को मिल जाएगी। फिर इसका यहाँ पर एक और मेन क्लासिफिकेशन होता है, यहाँ पर आपको नर्सेट्स का एक और क्लासिफिकेशन देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर अपन को यहाँ पर सिंपली
एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। ऐसी ड्रग जो कि यहाँ पर इसका दोनों इफेक्ट होता है, यहाँ पर एनाल्जेसिक भी होता है, साथ ही यहाँ पर एंटीपायरेटिक इफेक्ट भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक यहाँ पर मेनली जो चीज़ आती है वो यहाँ पर आती है पीसीएम। ठीक है ना, यहाँ पर पीसीएम है वो यहाँ पर सिंपली एनाल्जेसिक और साथ ही एनाल्पायरेटिक दोनों इफेक्ट यहाँ पर शो करती है। ठीक है, बस सिंपली यहाँ पर ये चीज़ें थी, बाकी कोई ज़्यादा हाई लेवल का है नहीं है। ठीक है, बाकी इन चीज़ों के बारे में यहाँ पर पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर पूरी पीडीएफ के अंदर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक है, और आपको आई थिंक A to Z चीज़ें सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी। मैंने आपको भी क्या क्या चीज़ें पढ़े एक बार मैं वापस आपको यहाँ पर रिवाइज कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन वगैरह नहीं रहे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन ने यहाँ पर हिस्टामिन सारी यहाँ पर जो ऑटोकॉइड्स है उसके बारे में आपको बात की, यहाँ पर जो डेफिनेशन वगैरह है ऑटोकॉइड्स क्या होता है वगैरह, इसका यहाँ पर क्लासिफिकेशन वगैरह देखा था। ठीक है, क्लासिफिकेशन यहाँ पर अपने तीन चीज़ देखी थी। ठीक है, एक तो यहाँ पर एमाइन डेरिवेटिव, एक होता है यहाँ पर लिपिड डेरिवेटिव, एक होता है यहाँ पर पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स। ठीक है ना, 3 तरह का होता है। यहाँ पर एमाइड के अंदर अपन ने देखा था हिस्टामिन और साथ ही सेरोटोनिन, 2 चीज़ अपन ने यहाँ पर एमाइड ऑटोकॉइड के अंदर देखी थी। उसको यहाँ पर पेप्टाइड डेरिवेटिव के अंदर पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स वगैरह उसके अंदर अपन यहाँ पर 3 चीज़ देखी थी। क्या क्या? प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सोन और साथ ही ग्लूकोट्राइन्स, ये 3 चीज़ देखी थी। फिर यहाँ पर जो पेप्टाइड ऑटोकॉइड्स है ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, तो इसलिए इसके बारे में अपन यहाँ पर पढ़ा नहीं, ये अपने सिलेबस के अंदर भी नहीं है। ठीक है, बाकी ये 2 चीज़ों के बारे में अपन यहाँ पर डिटेल के अंदर पढ़ लिया, हिस्टामिन वगैरह सेरोटोनिन वगैरह के बारे में डिटेल के अंदर यहाँ पर पढ़ लिया, और साथ ही प्रोस्टाग्लैंडिन और साथ ही ग्लूकोट्राइन्स के बारे में और साथ ही थ्रोम्बोक्सोन के बारे में भी अपन ने डिटेल के अंदर पढ़ लिया। ठीक है, हिस्टामिन का मैंने आपको स्टोरेज वगैरह, सिंथेसिस वगैरह, कैटाबॉलिज्म वगैरह, सारी रिलीज वगैरह साइड चीज़ मैंने बता दी। फिर उसके बाद मैंने इसके रिसेप्टर वगैरह आपने आपको बताया। यहाँ पर हिस्टामिन के 4 रिसेप्टर होते हैं, H1, H2, H3 और H4। ठीक है, फिर उसके बाद इसका मैंने फार्माकोलॉजिकल एक्शन बताया कि भाई यहाँ पर ये सीएनएस के अंदर, जीआई ट्रैक्ट के अंदर इन्फ्लेमेशन कैसे क्या करता है, कैसे सीएनएस के अंदर इफेक्ट वगैरह करता है। फिर उसके बाद अपन ने बात की थी सेरोटोनिन के बारे में। ठीक है, सेरोटोनिन का बायोसिंथेसिस कैसे होता है, सेरोटोनिन कैसे बनता है, उसका स्टोरेज वगैरह कैसे होता है, उसका मेटाबॉलिज्म वगैरह कैसे होता है, वो रिलीज वगैरह कैसे होता है, उसके बारे में अपन ने पढ़ा था। फिर उसके बाद अपन यहाँ पर इसके रिसेप्टर के बारे में पढ़ा था। इसके टोटल यहाँ पर 7 रिसेप्टर होते हैं, लेकिन मेनली यहाँ पर ये 4 रिसेप्टर के ऊपर अपना इफेक्ट शो करता है, 4 रिसेप्टर के ऊपर बाइंड करके इसका अपना इफेक्ट जो है यहाँ पर मेनली शो करता है। फिर उसके बाद अपन ने यहाँ पर इसके जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, सेरोटोनिन जो है उसका फार्माकोलॉजिकल क्या क्या एक्शंस है उसके बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई सीवीएस के ऊपर, सीएनएस के ऊपर कैसे क्या इफेक्ट वगैरह शो करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसके एंटागोनिस्ट के बारे में अपन ने पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद इसके वापिस से जो अगला वापिस से जो टॉपिक अपना आया था यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन, थ्रोम्बोक्सिन और ग्लूकोट्राइन्स के बारे में पढ़ा था। फिर ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्रोस्टाग्लैंडिन के बारे में A to Z साइज ये कैसे क्या बनते हैं, कैसे रिलीज वगैरह होता है, इसका सिंथेसिस वगैरह पढ़ा था। फिर उसके बाद सभी के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन है उसके बारे में अपन ने यहाँ पर पढ़ा था कि भाई कैसे क्या सीबीएस के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, सीएनएस के ऊपर कैसे इफेक्ट करता है, जीआई ट्रैक्ट के अंदर प्लेटलेट के ऊपर कैसे क्या इफेक्ट करता है, कैसे इफेक्ट शो करता है। ठीक है, किडनी के अंदर कैसे क्या, यूटेरस के अंदर क्या इफेक्ट शो करता है, उसके बारे में सारी चीज़ अपन ने यहाँ पर पढ़ी थी। ठीक है, फिर उसके बाद डायरेक्टली मैंने आपको नसेट्स के बारे में बताया था। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में बताने के बाद मैंने आपको नर्सेट्स के बारे में बताया था जो कि यहाँ पर नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स है, सिंपली उसके बारे में बताया था कि कैसे क्या होता है, कैसे इसको यहाँ पर नॉन स्टेरॉइड अपन क्यों बोलते हैं, यहाँ पर एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि ये इन्फ्लेमेशन को दूर वगैरह करता है, तो इसलिए इसको यहाँ पर इसलिए अपन यहाँ पर इसको एंटी इन्फ्लेमेटरी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद इसके मैंने क्लासिफिकेशन आपको बताया था, नॉन सेलेक्टिव हो गया, एक पेरिफेरली COX-2 इनहिबिटर हो गया और साथ ही एक सेलेक्टिवली COX-2 इनहिबिटर होता है। ठीक है, इसका क्लासिफिकेशन वगैरह, इसका यहाँ पर जो एग्जाम्पल वगैरह है वो सारी चीज़ मैंने आपको बता दी है। ठीक है, तो आई थिंक आप लोगों को A to Z सारी चीज़ समझ में आ चुकी होगी, ऑटोकॉइड्स के बारे में A to Z सारी चीज़ क्लियर कर दी है। अगर आपको कुछ भी कंफ्यूजन वगैरह है तो सिंपली आप कमेंट करके बता सकते हो, और इस पीडीएफ अगर आपको चाहिए सिंपली आप मेरे को इंस्टाग्राम के ऊपर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ये पीडीएफ आपको मैं इंस्टाग्राम के ऊपर सेंड कर दूंगा पर्सनली। ठीक है ना, बस आज की वीडियो उतना ही है, मिलते हैं अगला वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।